हरा सकता है। उसकी ताकत पर कोई लिमिट नहीं है। तो चलो देखते हैं कि नोआ किस हद तक अपनी ताकत को बढ़ाता है। कहानी की शुरुआत में जब हमारा हीरो अपनी आंखें खोलता है तब उसे अपने सामने एक औरत दिखाई देती है। वो देखता है कि उसके हाथ भी किसी बच्चे की तरह हो गए हैं और तभी वो अपना स्टेटस देखता है। ये जान उसे हैरानी होती है कि वो फिर से लेवल 1 पर आ चुका है। तभी वहाँ एक लंबा चौड़ा आदमी आता है जो कि महाराज है। महाराज कहते हैं, ये बिल्कुल तुम पर गया है। इनकी बातों से हमारा हीरो और कंफ्यूज हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। पर दोस्तों, हमारा हीरो फिर से रिबॉर्न हुआ है और इसके बाद जब इसका नाम रखने की बारी आती है तो महाराज इसका नाम नोआ अरारत रखते हैं, जो कि इस किंगडम का 13वां राजकुमार है। इसके बाद महाराज किसी शख्स से पूछते हैं कि इसकी काबिलियत क्या है। वो कहता है वाटर, और इसीलिए महाराज नोआ को एल्मीरिया जागीर का वारिस बनाते हैं, वो जगह जहाँ बहुत सारे वाटर क्लैंस हैं। जिसके बाद महाराज कहते हैं, मुझे इसकी स्किल्स दिखाओ। और इसके बाद क्रज नाम का वो पुजारी नोआ की स्टेटस विंडो दिखाता है। दोस्तों, नोआ की वाटर की काबिलियत डबल एस रैंक की होती है, जिसे देख नोआ खुद भी हैरान होता है। साथ ही यहाँ जितने भी लोग मौजूद थे वो सब भी हैरान होते हैं, क्योंकि कोई भी शख्स पैदाइशी एस रैंक नहीं होता। और इसी तरह हमारे हीरो नोआ की ये कहानी शुरू होती है, जहाँ वो एज अ नोबल प्रिंस रीइंकार्नेट हुआ। इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि ये मीरस एम्पायर वॉरियर्स का नेशन है, जो कि एक काफी बड़ी पहाड़ी रेंज में फैला हुआ है। और इस एम्पायर में काफी अमीर लोग रहते हैं। और इस एम्पायर के जो एम्परर हैं, उनके 10 से भी ज्यादा बेटे हैं, जिन्हें इंपीरियल प्रिंस कहा जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नोआ 6 साल का हो गया है और बाकी के लोगों को उसकी स्टेटस विंडो कुछ ऐसी दिखती है, लेकिन नोआ को कुछ ऐसी E+S, और ये एस रैंक वाटर के लिए है। लेकिन नोआ के पास एक और काबिलियत है कि जितने ज्यादा लोग नोआ पर भरोसा करेंगे, उसके सबऑर्डिनेट बनेंगे, नोआ उतना ज्यादा ताकतवर होता जाएगा। और नोआ के इस लेवल की कोई सीमा नहीं है, यानी कि वो जितना चाहे उतना ताकतवर बन सकता है। अब नोआ को तैयार करने के बाद उसकी मेट्स नोआ की तारीफ करती हैं कि ये कितना अच्छा बच्चा है, बाकियों से बिल्कुल अलग। इसके बाद जब नोआ नाश्ता कर रहा था, तभी एवेलियन नाम की एक मेड उसे आकर बताती है कि क्राउन प्रिंस और 4th प्रिंस उससे मिलने के लिए आए हैं। ये बात सुनते ही नोआ अपने भाइयों से मिलने के लिए जाता है। और दोस्तों, ये है 2nd प्रिंस, साथ ही क्राउन प्रिंस भी एल्बर्ट, और ये है 4th प्रिंस हेनरी। एल्बर्ट कहता है, नोआ, हम तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आए हैं। इसके बाद वहाँ पर एक बंदा हाथों में एक छोटी कॉफिन लिए हुए घबराया हुआ अंदर आता है, क्योंकि उस कॉफिन में जो था उसे देख नोआ भी घबरा जाता है। उसमें एक तलवार थी, एक ऐसी तलवार जो अब तक अनगिनत लोगों की जान ले चुकी है। नोआ सोचता है कि ये आखिर कैसी तलवार है जो क्राउन प्रिंस मुझे तोहफे के रूप में दे रहे हैं। और इसके बाद जब नोआ तलवार को उठाता है, क्राउन प्रिंस मुस्कुराता है और कहता है कि ये तलवार लेवियाथन है, हमारे एम्पायर की सबसे ज्यादा पावरफुल वाटर मैजिक स्वॉर्ड। लेकिन इस तलवार में एक खास बात है कि ये तलवार खुद अपना मालिक चुनती है, और जिसे ये तलवार नहीं चुनती और वो शख्स अगर इस तलवार को उठाए तब उसका मरना तय होता है। लेकिन इस तलवार ने अपने मालिक के रूप में नोआ को चुन लिया है। इसके बाद क्राउन प्रिंस नोआ की तारीफ करके यहाँ से चला जाता है। बाहर आकर 4th प्रिंस हेनरी पूछता है कि क्या उसे इतनी खास तलवार देना सही रहेगा। क्राउन प्रिंस कहता है, उस तलवार ने उसे चुना है, इसका मतलब उसमें काबिलियत है, वो तलवार उसी के पास रहे, यही बेहतर रहेगा। अब रात के वक्त नोआ अपनी मेड जोई से पूछता है कि आज वो इतनी परेशान क्यों लग रही है। नोआ के जोर देने पर जोई बताती है कि उसके होम टाउन में बाढ़ आ गई है और उसकी माँ के वहाँ बीमार हो जाने की वजह से अब वो काम नहीं कर पा रही। इसीलिए जोई के रिश्तेदार चाहते हैं कि जोई अपनी माँ के बदले रेड लाइट एरिया में काम करे। ये सुन नोआ कहता है, कैसा रहेगा अगर हम तुम्हारी माँ को इस मेंशन में ले आए, उनके लायक यहाँ काफी काम है। साथ ही कैपिटल के वेस्टर्न आउटस्कर्ट में एक छोटा सा घर भी है, तुम अपनी माँ के साथ वहाँ रह सकती हो। नोआ की दरिया दिली देख जोई के आंसू निकल आते हैं और वो अपने घुटनों पर झुककर नोआ का शुक्रिया अदा करती है। नोआ अपने मन में कहता है, ये कई सालों से मुझे सर्व कर रही है, मैं ये नहीं देख सकता कि मेरी सर्वेंट एक रेड लाइट एरिया में काम करे, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। और इसके बाद नोआ अपने बटलर डायलन से कहता है, जोई के होम टाउन डॉस में बाढ़ आ गई है, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर जितना हो सके उतना जमीन खरीदो ताकि हम वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकें। लेकिन डायलन कहता है, पर मास्टर, वहाँ पर जमीन खरीदने के लिए हमें लगभग 7 लाख रैन की जरूरत पड़ेगी। और इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि कैपिटल में एक एवरेज बंदे की सालाना इनकम बस 120 रैन है और जो नोआ के रिटेनर्स हैं उनकी सालाना आय 8000 रैन है।
और अगर नोआ अपनी खुद की सारी संपत्ति मिला दे तब भी उसके पास सिर्फ 5 लाख रैन ही होंगे। अभी इन्हें 2 लाख रैन की और जरूरत है। इसीलिए नोआ फैसला करता है कि वो साउथ में मौजूद अपनी जमीन को बेच देगा। डायलन कहता है, लेकिन वो जगह तो महाराज ने आपको तोहफे के रूप में दी थी। उनकी इजाजत के बिना उस जगह को बेचना आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। नोआ कहता है, अपने लोगों की खुशी के लिए मैं थोड़ा दर्द सहने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुन डायलन नोआ को शुक्रिया कहता है, क्योंकि वो भी उसी गांव से है जिस गांव से जोई है। अब अगले दिन जब नोआ अपना काम करवा रहा होता है तभी फोर्थ प्रिंस हेनरी उससे मिलने आते हैं। वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम कहीं जा रहे हो। नोआ बताता है कि वो 200 नामक टाउन में जमीन खरीदने के लिए जा रहा है। जिसके बाद हेनरी पूछता है कि क्या वो उस तलवार में कुछ महसूस कर पा रहा है। नोआ बताता है कि नहीं। हेनरी बताता है, जितना मैं उस तलवार के बारे में जानता हूँ, वो तलवार अपना मालिक खुद चुनती है और अपने मालिक के अलावा वो किसी और की बात नहीं सुनती। और जो लोग उसे जबरदस्ती हथियाने की कोशिश करते हैं वो मारे जाते हैं। इसीलिए हेनरी कहते हैं कि उस तलवार का इस्तेमाल मत करना, वरना तुम मारे जाओगे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग 200 विलेज में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ नोआ डायलन से कहता है कि वो गवर्नमेंट ऑफिस में जाए और वहाँ से इस गांव की लिस्ट लेकर आए। हम इस गांव में रह रहे लोगों को रहने के लिए एक नई जगह देंगे और जोई तुम मेरे साथ आओ। जिसके बाद ये दोनों खुद को छुपाए हुए गांव के थोड़ा अंदर आते हैं और इस गांव के असहाय लोगों को एम्पायर की ओर से खाना भी बांटा जा रहा है। लेकिन जब नोआ खुद से टेस्ट करता है तब वो देखता है कि इसमें खाने के नाम पर सिर्फ पानी है। और तभी वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट ऑफिसर गारेल आता है इंस्पेक्शन करने के लिए। खाना बनाने वाले बावर्ची लोग इससे कहते हैं कि लॉर्ड गारेल, आपके हिस्से का खाना आपके मेंशन में पहुँचा दिया गया है। लेकिन तभी वहाँ नोआ आकर कहता है, मतलब यहाँ तुम लोग इन गाँव वालों के हिस्से का खाना चुरा रहे हो। लेकिन गारेल कहता है, बच्चे तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी हाइट से ज्यादा बात कर रहे हो? मैं तो यहाँ इन गाँव वालों की मदद कर रहा हूँ, इन भिखारियों को खाना खिलाकर। और ये कहकर गारेल और उसके साथी हंसने लगते हैं। लेकिन तभी नोआ कहता है, मुझे ऐसे लोग जरा भी पसंद नहीं हैं, जो अपनी ताकत का इस्तेमाल कमजोरों को सताने में करें। लेकिन नोआ की बात सुन गारेल गुस्से में अपनी तलवार निकाल लेता है और अगले ही पल में हम देखते हैं कि द स्वॉर्ड लेवियाथन ग्लो करने लगती है और वो उड़ते हुए सीधा नोआ के पास आती है। और जब वो गारेल अपनी तलवार से नोआ पर हमला करने वाला था तब यहाँ वो तलवार अपनी ताकत का नमूना दिखाती है। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसे संभालने में नोआ को भी दिक्कत आ रही थी। उसे यहाँ चोटें भी आने लगती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी नोआ कहता है कि अगर हम इस दुनिया में ज्यादा ताकत के साथ पैदा होते हैं तब हमें उस ताकत का इस्तेमाल उनकी मदद के लिए करना चाहिए जिन्हें भगवान कमजोर बनाकर पैदा करता है। और यही कहते हुए नोआ उस तलवार को पकड़ लेता है और कहता है कि अब से तुम मेरी तलवार हो लेवियाथन। और जैसे ही गैरल नोआ पर हमला करने वाला था, नोआ अपनी तलवार से उसकी गर्दन को ही काट देता है। गैरल के सोल्जर्स नोआ को पकड़ने आते हैं पर नोआ एक हमला करके वहाँ धमाका कर देता है और उसके एक हमले से यहाँ काफी बड़ा इकट्ठा हो जाता है। और तभी यहाँ इन नाइट्स का लीडर आता है। ये चिरकुट कहता है, हमें बचा लीजिए, इस बच्चे ने लॉर्ड गैरल को मार दिया है। लेकिन नोआ को देखते ही रॉबिन नाम का ये नाइट कैप्टन उसके सामने झुक जाता है। हमें जानने को मिलता है कि रॉबिन को इस एरिया में सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया था और वो फोर्थ प्रिंस हेनरी का सर्वेंट है। और इसके बाद जब सबको पता चलता है कि ये बच्चा 13th इंपीरियल प्रिंस है, सभी लोग ये जान हैरान हो जाते हैं और उसके सामने झुक जाते हैं। नोआ बताता है कि उसने इस गैरल को इसीलिए मारा है क्योंकि ये गांव वालों के हिस्से का खाना अपनी जेब में रख रहा था। मैं चाहता हूँ कि अब इन गांव वालों को सही से खाना बांटा जाए। नोआ की ये बात सुन सभी गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और नोआ की जय जयकार करने लगते हैं। लेकिन इसके बाद ये बात क्राउन प्रिंस एल्बर्ट को पता चलती है। वो कहता है, तो उस तलवार ने नोआ को अपना मालिक चुन लिया है। जितना मैंने सोचा था वो उससे ज्यादा काम का है। अब इसके बाद नोआ महाराज के बुलाने पर उनके पास आता है और उन्हें पूरे इंसिडेंट के बारे में बताता है। महाराज कहते हैं, तुमने ये बहुत अच्छा किया नोआ, ऐसे लोगों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। वैसे मुझे ये भी सुनने में आया है कि तुमने द ग्रेटेस्ट वाटर स्वॉर्ड लेवियाथन को अपने काबू में कर लिया है। और इसके बाद जब महाराज नोआ की स्टेटस विंडो देखते हैं तब वो भी ये देख हैरान हो जाते हैं कि नोआ की वाटर रैंक SSS रैंक हो गई है। और ये देख महाराज नोआ की तारीफ करते हैं जिससे नोआ काफी खुश होता है। इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि मिरस एम्पायर का कैपिटल नेशन की गवर्नमेंट का सेंटर है, यानी कि ये पूरे एम्पायर का सबसे ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल एरिया है। यहाँ के लोग फाइनेंशियली इतने ज्यादा स्टेबल हैं कि लोग इस जगह को द मोस्ट प्रॉस्परस सिटी इन द वर्ल्ड कहते हैं। और यहीं आज नोआ आया हुआ है।
क्योंकि उसने एक ऐसे सिंगर की अफवाहें सुनी हैं जिसकी आवाज बहुत ही ज्यादा सुरीली है। और यहाँ नोआ जोई के काम की भी बहुत तारीफ करता है कि वो कितनी ज्यादा ब्रिलियंट है। वो हर एक छोटी छोटी बात पर ध्यान भी देती है। इसके बाद नोआ उस जगह पर पहुँचता है जहाँ वो सिंगर गाना गाती है और इसके बाद नोआ उसे गाना गाते हुए सुनता है। वो ऊपर से उस लड़की को देखता है। जोई बताती है कि इसका नाम एलिस है, जो कि अपने गाना गाने की कला में बहुत ही ज्यादा माहिर है। लेकिन तभी ऑडियंस में से एक बंदा स्टेज पर आते हुए कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ गाना गाकर अपना वक्त बर्बाद कर रही हो? यहाँ गाना गाकर तुम अपने पिता का कर्जा कभी नहीं उतार पाओगी। और इसके बाद ये टकलू एलिस को गलत तरीके से टच करते हुए कहता है, तुम्हारे पास कितना अच्छा फिगर है, मेरे पास एक दूसरा तरीका है जिससे तुम अपने पिता का कर्जा बहुत जल्दी उतार लोगी। लेकिन तभी नोआ उनकी ओर आते हुए कहता है, क्या तुम लोग ये भूल चुके हो कि इंपीरियल लॉ 67 आर्टिकल 2 के अंदर ये साफ तौर पर लिखा गया है कि बच्चों को अपने पेरेंट्स का कर्जा चुकाने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम जो उसके साथ करने की कोशिश कर रहे हो वो एक क्राइम है। लेकिन तभी ये टकलू नोआ की कॉलर पकड़ लेता है, उसे गालियां देते हुए। सो नोआ अपनी तलवार निकालकर उस टकलू और उसके पंटरों को वहाँ इंसर्ट कर देता है, जिसके बाद वो तीनों यहाँ से डरकर भाग जाते हैं। और फिर नोआ एलिस से कहता है कि अगर ये लोग तुम्हें फिर से परेशान करें तो मुझे बताना। और इसके बाद सभी लोग ये जान हैरान होते हैं कि ये छोटा सा बच्चा इंपीरियल प्रिंस है। इसके बाद नोआ एलिस से कहता है, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तुम्हें अपनी माँ के ट्रीटमेंट का भी खर्चा उठाना पड़ता है। कैसा रहेगा तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें पर मंथ 25 रैंड दूंगा। तुम बस अपनी सिंगिंग की काबिलियत को और भी ज्यादा इम्प्रूव करो। ये बात सुन एलिस खुश होकर नोआ को थैंक्स कहती है। इसके बाद जब नोआ अपने मेंशन में पहुंचता है तब वो वहाँ गेट पर कुछ लोगों को देखता है और पूछता है कि ये लोग कौन हैं। एवेलिन बताती है कि इनका कहना है कि ये लैंडर्स हैं। उन्हें देखते ही नोआ पहचान लेता है कि ये वही लोग हैं जो एलिस को परेशान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ वो नोआ से अपनी बदसलूकी के लिए माफी मांगने आए हैं, पर नोआ कहता है कि उसके पास उन लोगों से मिलने का वक्त नहीं है। तभी वहाँ फोर्थ प्रिंस हेनरी आकर कहता है, काफी अच्छा फैसला है तुम्हारा, ऐसे लोगों से मिलना किसी भी राजकुमार के लिए शोभा नहीं देता। अब इसके बाद एक साथ बैठकर बात करते हुए नोआ बताता है कि वो उन लैंडर्स से इसीलिए भी नहीं मिल रहा ताकि उन लोगों को ये लगता रहे कि एक राजकुमार उनसे नाराज है, ताकि वो एलिस को परेशान ना करें। ये जान हेनरी कहता है, तुम सच में बहुत होशियार हो। फ्रैंक और गैरी भी तुम्हारी ही उम्र के आसपास हैं, पर वो तुम्हारी जितना नहीं सोचते, खासकर कि गैरी, उसे चीजें सीखने में बहुत वक्त लग रहा है। इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि भले ही ये सभी इंपीरियल प्रिंस भाई हों, लेकिन इनकी माएं अलग अलग हैं। लेकिन गैरी और हेनरी सगे भाई हैं, इसीलिए उनके बीच का कनेक्शन ज्यादा डीप है। इसके बाद हेनरी कहते हैं, देखकर लगता है कि तुमने उस मैजिक स्वॉर्ड को अपना गुलाम बना लिया है। तुम्हारे लिए उसको यूज कर पाना ज्यादा मुश्किल तो नहीं है ना? पर तभी हम देखते हैं कि नोआ अपनी स्वॉर्ड को समन कर लेता है, जो देख हेनरी भी हैरान हो जाता है। और इसके बाद नोआ अपनी तलवार को एक कीचेन के जितना छोटा बना लेता है। इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि ये तलवार इनके पास पिछले 200 सालों से है, लेकिन इस तलवार में क्या क्या काबिलियत है ये कोई नहीं जानता। जिसके बाद हम देखते हैं कि नोआ के मेंशन के सामने झुके हुए इन लोगों को रात हो जाती है, जिस वजह से ये टकलू गुस्सा हो जाता है और नोआ को भला बुरा कहने लगता है। लेकिन तभी वहाँ हेनरी और नोआ आ जाते हैं और नोआ की तलवार के प्रेशर की वजह से ये टकलू घुटनों के भर झुक जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि नोआ किसी जगह पर आता है, शायद वो यहाँ किसी पार्टी में आया हुआ है और नोआ के साथ होता है रेडॉक नाम का ये शख्स। नोआ के आते ही सभी लोग उसके स्वागत में तालियां बजाते हैं और उसकी काफी तारीफ भी करते हैं। और इसके बाद सभी लोग ये जान हैरान हो जाते हैं कि नोआ के पास नेशनल ट्रेजर द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड लेवियाथन है, जो क्राउन प्रिंस ने उसे तोहफे के रूप में दी है। लेकिन तभी एक बंदा कहता है कि ये शायद से डुप्लीकेट होगी। सो अब नोआ यहाँ अपनी तलवार की ताकत का नमूना दिखाता है, जिससे सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं। और इसके बाद रेडॉक नोआ की तारीफ करते हुए कहता है कि आप तो कमाल के हैं और आपकी तलवार में तो कमाल की ताकत है। और इसके बाद सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि यही असली तलवार लेवियाथन है। और दोस्तों, जो बंदा नोआ को ताना मार रहा था वो तो अभी तक डरा हुआ था। जिसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग नोआ को ग्रीट करने के लिए आते हैं। यहाँ पर काफी बड़े बड़े लोग थे, काफी बड़े बड़े बिजनेसमैन, काफी बड़े बड़े ट्रेडर्स। और यहाँ पर नोआ एक बाप बेटी को देखकर ही पहचान लेता है कि ये बेटी अडॉप्टेड है। इसके अलावा नोआ और भी बातें बताता है, जैसे ये लड़की पहले एक गुलाम रह चुकी है। वो आदमी कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने इसे एक गुलाम के रूप में खरीदा था, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा होशियार है, इसीलिए अब मैं इसे अपनी बेटी की तरह चीजें सिखा रहा हूँ। नोआ कहता है, मुझे तुम्हारी बातें सुन काफी अच्छा लगा, मैं तुम्हें कभी अपने मेंशन में बुलाऊंगा। ये सुन ये बाप बेटी नोआ को शुक्रिया कहते हैं
और फिर यहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि नुआ ने इन्हें अटेंशन दी है। तो अब बाकी के लोगों की अटेंशन इन बाप बेटी पर आ गई है। और इसके बाद नुआ जैसे ही अपनी तलवार को छूता है, इस लड़की को ये महसूस हो जाता है। नुआ कहता है, जब से मैंने अपनी तलवार का इस्तेमाल किया है, वो लड़की उस आदमी को प्रोटेक्ट कर रही है। यानी कि जितना दिखता है वो लड़की उससे काफी ज्यादा काबिल है। अब अगले सीन में जब नुआ बाजार में आता है, तब उसे वहाँ 8th प्रिंस ऑस्कर दिखते हैं। वो वहाँ रुककर नुआ से पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है। नुआ बताता है कि वो बस यहाँ घूम रहा था। ऑस्कर कहते हैं, अगर तुम्हारे पास कोई और काम नहीं हो तो क्यों ना तुम मेरे साथ ट्रेजर हंट पर चलो। इसके बाद ये दोनों कोबाल्ट स्ट्रीट पर आते हैं। दोस्तों, इस एरिया में काफी सारी एंटिक चीजें मिलती हैं। इसके बाद ये दोनों यहाँ कोई अच्छी चीज ढूंढने का ट्राई करते हैं, पर इन्हें कुछ नहीं मिलता। लेकिन नुआ यहाँ एक किताब खरीद लेता है। ऑस्कर ये देख हैरान हो जाता है कि ये तो ग्रिमोर ऑफ एंड्रिया है, एक लेजेंडरी सॉर्सरर की ग्रिमोर। ये एक जेन्युइन ट्रेजर है। और तभी नुआ अपनी तलवार निकालकर इस किताब पर लगा देता है, जिससे ये ग्रिमोर खुल जाती है और इसमें से बहुत ज्यादा मैजिकल पावर निकलती है, एक अजीब सी काली ताकत जिसकी अपनी खुद की कॉन्शियसनेस होती है। ये देख ऑस्कर के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये उसी महान सॉर्सरर की स्पिरिट होती है जिसने हवा को अपने काबू में किया हुआ था। लेकिन नुआ इससे लड़ता है, वो इस पर अपनी तलवार से वार करता है, जिससे काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। और इसके बाद वो ग्रिमोर नुआ को अपने मालिक के रूप में चुन लेती है, जिससे नुआ की रैंक बढ़ जाती है। ये देख ऑस्कर भी सोच में पड़ जाता है कि ये इतना ज्यादा ताकतवर कब हो गया। तभी वहाँ एक बंदा आकर कहता है, मैं इस एरिया में एक एंटिक शॉप चलाता हूँ, मेरा नाम एलन है, और राजकुमार आपकी काबिलियत देख मैं आपको एक आर्टिकल दिखाना चाहता हूँ जो शायद आपको पसंद आएगा। इसके बाद वो बंदा इन दोनों को अपनी दुकान में लाता है और इन्हें एक अंगूठी दिखाते हुए कहता है, जिससे मैंने ये अंगूठी खरीदी थी। उसने मुझसे कहा था कि ये अंगूठी अपना मालिक खुद चुनेगी, लेकिन इसने कभी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया, इसीलिए मैंने सोचा कि ये कचरा है। लेकिन जब भी मैं इसे फेंक देता, ये अंगूठी मेरे पास वापस आ जाती। जिसके बाद नुआ इस अंगूठी को पहन कर देखता है, जिससे वो अंगूठी चमकने लगती है और नुआ को एक आवाज सुनाई देती है कि आप अब मेरे नए मालिक हैं। और इसके बाद वो अंगूठी एक आर्मर में तब्दील हो जाती है। लेकिन नुआ देखता है कि उसकी स्टेटस विंडो में कोई भी अंतर नहीं आया है। नुआ कहता है, मैं इस अंगूठी की कीमत तुम्हें जल्दी दे दूंगा। पर ऑस्कर कहता है कि तुम रहने दो, मैं ये अंगूठी तुम्हारे लिए खरीदता हूँ, इसे मेरी ओर से अपने लिए एक तोहफा समझना। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ऑस्कर नुआ को जोई के पास छोड़ देता है। नुआ अपने भाई ऑस्कर को शुक्रिया कहता है, लेकिन तभी यहाँ ये टकलू आ जाता है नुआ पर हमला करने के लिए। पर नुआ अपनी अंगूठी से एक शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है और इसके बाद इस टकलू को पकड़ लिया जाता है। और इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि नुआ ने इस अंगूठी को अपनी तलवार के साथ लिंक कर लिया है। ऑस्कर ये देख हैरान हो जाता है कि नुआ ने इतनी जल्दी इस अंगूठी को मास्टर कर लिया। इसके बाद नुआ एलिस की परफॉर्मेंस देखने आता है और हमें जानने को मिलता है कि उस टकलू का खेल अब खत्म हो चुका है जिसने नुआ पर हमला किया था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि एलिस के साथ कोई बंदा छेड़खानी कर रहा था और एलिस को लेकर यहाँ दो बंदों के बीच लड़ाई भी होने लगती है। लेकिन तभी बीच में नुआ आ जाता है और वो अपनी तलवार से उन दोनों को सबक सिखा देता है, जिसके बाद वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। और इसके बाद नुआ इस हॉल के ओनर से कहता है कि उन लोगों को अंदर फिर कभी मत आने देना। पर वो ओनर कहता है कि ऐसे ही लोगों की वजह से तो मेरा धंधा चलता है, अगर मैंने उन्हें आने से रोका तो नुआ कहता है, मैं तुम्हारा ये बिजनेस खरीदता हूँ। और इसके बाद नुआ उस ओनर को 1000 रैन दे देता है। एलिस कहती है, प्रिंस मैं आपका ये कर्ज कैसे उतारूंगी, आप मुझ पर इतने उपकार कर रहे हैं। नुआ कहता है, मुझे तुम्हारी आवाज सुनना पसंद है, तुम बस गाने गाती रहो और इसी तरह तुम्हारा सारा कर्ज उतर जाएगा। ये बात सुन खुशी के मारे एलिस के आंसू आ जाते हैं और पहली बार हमें एलिस की खूबसूरत आंखें देखने को मिलती हैं। इसके बाद नुआ अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है और फिर एलिस अपना गाना गाना शुरू करती है। और नुआ यहाँ अपने मन में कहता है, मैंने बिल्कुल सही सोचा था, ये लड़की किसी खजाने से कम नहीं है। अब अगले सीन में जब नुआ तैयार हो रहा था, तभी उसे बताया जाता है कि उससे मिलने के लिए गवर्नर जनरल ऑफ होलजॉय डेड मार्ले आए हैं। नुआ कहता है, उन्हें अंदर आने दो। इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि रॉयल फैमिली में जब भी कोई राजकुमार पैदा होता है तब उसे कोई ना कोई जागीर दी जाती है, ताकि वो छोटी ही उम्र से ये सीख सकें कि किस तरह से शासन किया जाता है। और उस जागीर में रहने वाले लोग उस राजकुमार को ही अपना राजा मानते। और एल्मीरिया जागीर में पैदा हुआ डेड मार्ले भी नुआ को अपना राजा मानता है। अब इसके बाद इनके बीच बातचीत होती है। हमें जानने को मिलता है कि लगभग 1.5 साल पहले नुआ डेड से पहली बार मिला था, जब महाराज ने डेड को एज अ गवर्नर जनरल अपॉइंट किया था। नुआ पूछता है, जितना मुझे पता है तुम्हें होलजॉय टाउन में बाढ़ के बाद वहाँ की सिचुएशन को मैनेज करने के लिए भेजा गया है।
हमें जानने को मिलता है कि होलजॉय एक ऐसा एरिया है जहाँ पर फसलें बहुत ही अच्छे से होती हैं, पर पानी के करीब होने की वजह से वो अक्सर बाढ़ की वजह से पानी में डूब जाता है। और डैड अब यहाँ एक समस्या लेकर आया है। डैड बताता है कि इन्हें काफी वक्त से फंडिंग नहीं मिली है, जिस वजह से इनका काम रुका हुआ है। अब ये जान नुआ डैड को अपने साथ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के पास लाता है। हाँ, यही टकलू और मोटा, इसका नाम मैवरिक है। नुआ पूछता है आखिर डैड को उसके काम के लिए फंडिंग क्यों नहीं मिल रही है, मैं इसकी वजह जानना चाहता हूँ। मैवरिक कहता है होलजॉय टाउन में हर साल बाढ़ आती है, इसीलिए हमारे अच्छे महाराज ने इस टाउन के लिए टैक्स लगभग खत्म कर दिया है, और इसीलिए मुझे लगता है कि इन लोगों को अपने काम के लिए उसी टैक्स से बचने वाले पैसे का इस्तेमाल करना चाहिए। पर नुआ कहता है कि महाराज ने इनके टैक्स को इसीलिए माफ किया था क्योंकि इन लोगों के पास पैसे ही नहीं थे, और जब इन लोगों के पास पैसे ही नहीं है तो ये लोग इस्तेमाल किसका करेंगे। सो मैवरिक कहता है लेकिन हमारे पास इस वक्त इन्हें भेजने के लिए जरा भी पैसे नहीं हैं। आपको तो याद होगा ना कि हमारे महाराज अब दिन ब दिन और बूढ़े हो रहे हैं, इसीलिए हम समर्स के लिए उनके लिए एक ऐसा विला बना रहे हैं जहाँ उनको गर्मियों में जरा भी गर्मी ना लगे और गर्मी में ठंडक का एहसास हो। और वो विला बनाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है, इसीलिए डैड को देने के लिए मेरे पास जरा भी पैसे नहीं है। पर नुआ कहता है कि ये तुम कैसी बकवास कर रहे हो। एक गांव जिसमें बाढ़ की वजह से सब कुछ तबाह हो गया हो, उनकी मदद करने के बजाय हम एक विला बना रहे हैं। तुम्हें क्या मैं और मेरे पिता बेवकूफ नजर आते हैं जो हम तुम्हारी बात पर यकीन कर लेंगे। ये सुनते ही मैवरिक नुआ के सामने झुककर कहता है मेरी बातों का ये मतलब नहीं था, आप जरा भी चिंता मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द इनके लिए फंडिंग का इंतजाम करता हूँ। अब नुआ की बात करने की काबिलियत देख डैड कहता है आप सच में कमाल के हैं राजकुमार, आपने सिर्फ अपनी बातों से फाइनेंस मिनिस्टर को घुटनों पर ला दिया। मैं इस उपकार के लिए हमेशा आपका आभारी रहूंगा। इसके बाद डैड अपने काम पर निकल जाता है, और इसके बाद एक बंदा नुआ के लिए एक मैसेज लेकर आता है कि महाराज ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। और इसके बाद जब नुआ महाराज के पास पहुंचता है, महाराज कहते हैं तुमने बहुत ही अच्छे से होलजॉय सिटी का मामला निपटाया है। नुआ कहता है मैंने वही किया है जो कोई और करता। पर महाराज नुआ के सिर पर हाथ रख के कहते हैं तुमने सही कहा, लेकिन एक 6 साल के बच्चे के लिए चीजों को इतना अच्छे से हैंडल कर पाना मेरी नजरों में तो लगभग नामुमकिन है। वैसे ये है लेवियाथन, द स्ट्रॉन्गेस्ट वाटर स्वॉर्ड, और इसने तुम्हें अपने मालिक के रूप में चुन लिया है, लेकिन इसकी हिस्ट्री कुछ खास अच्छी नहीं है। वैसे मैंने तुम्हारे लिए स्वॉर्ड्समैनशिप में माहिर एक इंस्ट्रक्टर को यहाँ बुलाया है, और इसके बाद हमें किंगडम का ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन डेमियन नोबल देखने को मिलता है। महाराज कहते हैं तुम इनसे स्वॉर्ड्समैनशिप सीखोगे। पर तभी यहाँ डेमियन कहता है महाराज अगर आपकी इजाजत हो तो मैं राजकुमार के साथ एक छोटा सा मुकाबला करना चाहूंगा ताकि मैं उनकी काबिलियत को परख सकूं। अब इसके बाद डेमियन कहता है राजकुमार आप जैसे चाहे मुझ पर हमला कर सकते हैं। और इसके बाद जब नुआ हमला करता है तब उसके हमले को डेमियन बहुत आसानी से रोक लेता है, और तभी नुआ को लेवियाथन की मेमोरीज याद आने लगती हैं, जैसे किस तरह उसका पुराना मालिक लेवियाथन को यूज करता था। और इसके बाद नुआ डेमियन से लड़ते हुए उसकी तलवार को दूर उछाल देता है, जिसके बाद डेमियन कहता है महाराज मुझे माफ कीजिएगा, पर राजकुमार को सिखाने की मुझ में कोई काबिलियत नहीं है। राजकुमार भले ही बस 6 साल के हों, पर इनमें एक अद्भुत काबिलियत है। ये बात सुन महाराज हंसते हुए कहते हैं तुम सच में लाजवाब हो नुआ। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें इस साल होने वाले नाइट सिलेक्शन एग्जाम का हेड बना दूं? नुआ कहता है मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा महाराज। और इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि नाइट सिलेक्शन एग्जाम एक ऐसा इवेंट है जिसमें पार्टिसिपेंट पूरे एम्पायर से आते हैं, और इस एग्जाम के जरिए एम्पायर के लिए वॉरियर्स को चुना जाता है। इस एग्जाम में 2 लोग आपस में लड़ते हैं, और जो जीत जाता है उन्हें फाइनल बैटल के लिए कैपिटल बुलाया जाता है, और जो इस एग्जाम में अव्वल आता है उसे नाइट का टाइटल मिलता है। साथ ही वो डायरेक्टली अपर रैंक में भी ज्वाइन हो जाता है, और फिर उस नाइट का सबसे पहला काम होता है हेड जज का एक सबऑर्डिनेट बनना, यानी कि नुआ को अपने लिए एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड नाइट मिल सकता है। जिसके बाद नुआ कहता है अगर महाराज की इजाजत हो तब मैं उन नाइट्स का सिलेक्शन और उनकी जजमेंट कैपिटल में रहकर करना चाहता हूँ, ताकि मैं इस एग्जाम के लिए हर एक ताकतवर वॉरियर को खुद चुन सकूं। महाराज नुआ को इसकी इजाजत दे देते हैं। अब अगले सीन में अपने मेंशन में नुआ जोई से पूछता है कि क्या उसके गांव में ऐसे वॉरियर्स हैं जो नाइट सिलेक्शन एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। जोई बताती है कि हाँ, उनके गांव से हर साल एक वॉरियर को इस एग्जाम के लिए भेजा जाता है, और इनके गांव से सिर्फ एक ही वॉरियर को इसीलिए भेजा जाता है क्योंकि इनके पास ज्यादा वॉरियर्स के ट्रैवल और एक्सपेंसेस के लिए फंड नहीं होता। ये बात सुन नुआ कहता है मैं खुद चुनना चाहूंगा कि तुम्हारे गांव में कितने वॉरियर्स इस एग्जाम के लायक हैं। अगर मुझे ज्यादा वॉरियर्स पसंद आते हैं तब मैं उनके ट्रैवलिंग और एक्सपेंसेस का खर्चा खुद उठाऊंगा।
इसके बाद नुआ डायलन को बुलाकर कहता है, कैपिटल में जितने भी खाली घर हों उन सभी को खरीद लो, हम उन वॉरियर्स के रहने के लिए एक डॉर्मेटरी बनाएंगे। और नुआ की ये बातें सुन जोई तो उनसे इम्प्रेस हो जाती है। अब इसके बाद नुआ इस बंदे से मिलता है। तुम्हें याद होगा, इस बंदे से नुआ पार्टी में मिला था और ये बंदा बहुत ही कम कीमत पर अपने होटल में नुआ के जो वो गेस्ट वॉरियर्स हैं उन्हें रहने देगा। लेकिन नुआ ये समझता है कि कोई भी मर्चेंट घाटे का सौदा कभी नहीं करता, इसीलिए वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। ये बंदा कहता है, आप सच में कमाल के हैं, इतनी छोटी उम्र में आप ये बातें कितने अच्छे से समझते हैं। आगे ये बंदा बताता है कि नाइट सिलेक्शन एग्जाम की तरह ही पैलेस एम्प्लॉयमेंट एग्जाम होता है और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस एग्जाम में किस तरह के लोगों को हायर किया जाता है। यानी कि ये बंदा अपनी बेटी को पैलेस में काम पर लगवाना चाहता है ताकि इसे पैलेस में चल रही बातों की जानकारी मिल सके। साथ ही अगर महाराज ने इसकी बेटी को किसी रात के लिए चुन लिया तो इसका भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। अब इसके बाद नुआ कहता है, पहले मैं जानना चाहूंगा कि तुम किस लड़की को काम पर लगवाना चाहते हो, अगर मुझे वो पसंद आई तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब नुआ ने यहाँ अपना बड़प्पन दिखाया है, इसीलिए ये बंदा और इसकी बेटी झुककर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और ये बंदा कहता है, राजकुमार मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ कि मैं आपके क्रस्ट को अपने स्टोर पर एज अ साइन लगा सकूं। नुआ कहता है, ऐसा करके तुम पूरी तरह से मेरे अंडर आ जाओगे और मैं कभी भी धोखा सहन नहीं करूंगा। पर इसके लिए वो बंदा राजी होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बायरॉन को अपना सबऑर्डिनेट बनाने के बाद नुआ के स्टैट्स इंक्रीज हो गए हैं, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसका एक स्टैट कम हो गया है। शायद से एल्मीरिया में कुछ हुआ है। जोई, मैं महाराज से मिलने जा रहा हूँ, तुम वापस पैलेस में चली जाओ। और इसके बाद नुआ महाराज को इसके बारे में बताता है कि एल्मीरिया में कुछ गड़बड़ हुई है। तभी एक बंदा आकर महाराज को कोई मैसेज देता है, जिसके बाद महाराज कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा नुआ, एल्मीरिया में कुछ लोगों ने विद्रोह कर दिया है। क्या लगता है तुम्हें कितने लोग होंगे? नुआ थोड़ी देर सोचकर कहता है, मुझे लगता है कि इस वक्त उनका ग्रुप ज्यादा बड़ा नहीं है। महाराज कहते हैं, इस विद्रोह में 5000 लोग शामिल हैं और ये तुम्हारी जागीर में हुआ है, तो क्या तुम खुद इस विद्रोह का सामना करोगे? नुआ कहता है, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए इस वक्त बहुत छोटा हूँ, बेहतर यही होगा कि आप मेरे किसी बड़े भाई को भेज दें। महाराज कहते हैं, मैंने तुमसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन चलो कोई ना, जैसा तुम कहते हो वैसा ही करते हैं। तो हमें किसे भेजना चाहिए? नुआ फोर्थ प्रिंस हेनरी को सजेस्ट करता है, क्योंकि उसे हेनरी की काबिलियत पर पूरा यकीन था। महाराज कहते हैं, बहुत अच्छे। अब अगले सीन में हम नुआ और हेनरी को देखते हैं, जो घोड़ा गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे। हेनरी कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें ये लड़ाई खुद लड़नी चाहिए थी। मुझे यकीन है कि तुम इसमें जीत जाते और ये तुम्हारे लिए काफी बड़ी अचीवमेंट होती, जो तुम्हें काफी फायदा करती। नुआ कहता है, मैं भले ही जीत जाता, लेकिन मेरे आदेशों से बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते। और अगले ही पल में नुआ को कुछ महसूस होता है और वो घोड़ा गाड़ी को रुकवा देता है। दोस्तों, नुआ ने सेंस कर लिया है कि विद्रोह करने वाले लोग आसपास हैं। अब इसके बाद वो जैसे ही बाहर आता है, कुछ ट्रैप्स अनलॉक हो जाते हैं और वो नुआ को कैद कर लेते हैं और फिर कुछ लोग नुआ को घेर लेते हैं। और हम देखते हैं कि नुआ बिल्कुल सही सलामत होता है। उसने कई सारी शील्ड से खुद को प्रोटेक्ट कर लिया था और इसके बाद नुआ अपनी तलवार निकालकर उनसे लड़ने लगता है। वो यहाँ मौजूद सभी गद्दारों को बहुत ही आसानी से हरा देता है। जिसके बाद हेनरी कहते हैं, तुम पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गए हो। वैसे कितना अच्छा होता अगर हम इन्हें इंटेरोगेट कर पाते। नुआ बताता है कि ये सब मरे नहीं हैं, जिंदा हैं, बस मैंने इन्हें लेवियाथन की पावर से बेहोश कर दिया है। इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि एल्मेरिया में ज्यादा वॉर हॉर्सेस नहीं हैं, यानी कि ऐसे घोड़े जिन पर बैठकर लोग फाइट करते हैं। अब अगले दिन नुआ ब्रायन से मिलता है और उससे पूछता है कि तुम एल्मेरिया में भी अपना व्यापार करते हो, है ना? और मैं तुम्हें जो बात बताने वाला हूँ वो अगर तुमने किसी को बताई तो तुम्हारी मौत पक्की है। एल्मेरिया में कुछ लोगों ने विद्रोह कर दिया है और मुझे जानने को मिला है कि वहाँ पर कई सारे कैवेलरी मैन हैं, यानी कि ऐसे वॉरियर्स जो घोड़े पर बैठकर फाइट करते हैं। मैं तुम्हें 10,000 रन देता हूँ, जाओ और मेरी जागीर में मौजूद जितने भी घोड़े हैं उन्हें खरीद लो। और दोस्तों, फोर्थ प्रिंस हेनरी के मुताबिक जो घोड़े एल्मेरिया में विद्रोह करने वाले लोगों ने खरीदे हैं वो किसी और जगह से खरीदे हैं, न कि एल्मेरिया से। ब्रायन कहता है, लेकिन अगर मैंने उन सोल्जर्स का राशन पूरा खरीद लिया तब फिर वो चोरी चकारी करने लगेंगे। लेकिन यही तो नुआ चाहता था। नुआ ने एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है ताकि उसके भाई को विद्रोह करने वालों से लड़ने में आसानी हो। अब अगले सीन में हम नुआ को महाराज के साथ देखते हैं और जिन असैसिन्स को नुआ ने हराया था उनसे महाराज को कुछ जानकारी मिली है। जैसे वो असैसिन्स नुआ को किडनैप करने वाले थे ताकि वो नुआ के बदले महाराज से मोटी रकम वसूल कर सकें। नुआ कहता है, लेकिन वो इतनी आसानी से तो ये सब कबूल नहीं कर सकते, शायद वो झूठ बोल रहे हैं। महाराज कहते हैं,
तुम चिंता मत करो, हम ये पता लगा लेंगे कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ। और वैसे ये बहुत अच्छा हुआ जो तुम किडनैप नहीं हुए, वरना एम्पायर को काफी बड़ी दिक्कत हो जाती। और वैसे घोड़े खरीदने का तुम्हारा प्लान काफी अच्छा है। नुआ ये जान हैरान होता है कि इतनी जल्दी महाराज को उसके प्लान के बारे में पता भी चल गया। जिसके बाद महाराज कहते हैं, क्राउन प्रिंस एल्बर्ट ने मुझे एक सजेशन दिया था कि मैं उन विद्रोह करने वालों को भूखा मरने के लिए छोड़ दूं, लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगा तब वो गद्दार लोग हमारे लोगों पर हमला कर सकते हैं, जो कि जरा भी अच्छा नहीं रहता। लेकिन सच में तुम्हारा प्लान काबिल तारीफ है। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें कोई रिवॉर्ड देना चाहिए। चलो मैं तुम्हारे क्रेस्ट के ऊपर एक स्वॉर्ड का एडिशन निकाल देता हूँ। दोस्तों, एडिंग अ स्वॉर्ड का मतलब होता है एक वॉरियर का सिंबल, और महाराज की इजाजत के बिना ऐसे सिंबल को क्रिएट करना सजाए मौत होता है। लेकिन अगर महाराज खुद इसकी इजाजत दे देते हैं तो ये सबसे बड़े ऑनर्स में से एक होता है। इसीलिए नुआ यहाँ महाराज को शुक्रिया कहता है। अब इसके बाद नुआ ब्रायन से मिलता है, जो उसका इंतजार कर रहा था। वो नुआ को बताता है कि नुआ ने उसे जो काम दिया था वो उसने कर दिया है। इसके आगे वो कहता है, उन विद्रोही लोगों का लीडर कारफून है। कारफून एक ऐसा शख्स है जो अपने गोल को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसीलिए मैं कहूँगा कि राजकुमार आप संभल कर रहिए। और तभी एक मेड नुआ को आकर बताती है कि एक घायल आदमी मेन गेट पर आया हुआ है और वो आपको एक अर्जेंट रिपोर्ट देना चाहता है। इसके बाद नुआ उस बंदे से मिलता है। मैं एल्मीरिया के अडोरा में एज अ नाइट सर्व करता हूँ और मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि एल्मीरिया में विद्रोह शुरू हो गया है और उन लोगों ने हम पर हमला कर दिया है। नुआ कहता है, मुझे ये बताने के लिए शुक्रिया। अब इनका इलाज करवाओ और रिवॉर्ड के रूप में इन्हें 500 नहीं 1000 रेन दिए जाएं। ये जान ब्रायन नुआ से कहता है कि वो खबर आपके इतनी भी काम की नहीं थी, फिर आप उसे इतना बड़ा रिवॉर्ड क्यों दे रहे हैं। पर नुआ कहता है कि वो बस एक मामूली सा नाइट है जो अपनी जान खतरे में डालकर मुझे ये रिपोर्ट देने आया। मैं कम से कम उसकी वफादारी का इनाम तो उसे दे ही सकता हूँ। अब इसके बाद शाम के वक्त जोई थोड़ी परेशान नुआ के पास आती है और नुआ को एक पैसों की थैली देती है जिसमें 500 रैन थे। और इसके बाद वो उसे एक स्लीपिंग ड्रग भी दिखाती है और ये दोनों चीजें उसे एक शख्स ने दिए हैं जिसे वो नहीं जानती। उस आदमी ने कहा था कि वो इस ड्रग को नुआ की चाय में मिला दे और इनाम के रूप में उसने जोई को ये 500 रैन दिए थे। नुआ समझ जाता है कि ये उन्हीं गद्दारों का काम है, लेकिन वो पूछता है कि तुम ये सारी चीजें मुझ तक क्यों लाई। जोई यहाँ कहती है, आपने मेरे लिए, मेरी माँ के लिए और मेरे गाँव के लिए कितना कुछ किया है। मैं आपको धोखा नहीं दे सकती थी, लेकिन लोगों का कहना है कि अगर मैंने उनका काम नहीं किया तो वो मुझे मार देंगे, पर इसके बावजूद भी मैं आपको धोखा नहीं दे सकती। ये सुन नुआ जोई को एक रिवॉर्ड देता है। काबिल तारीफ है जो तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। तो एज अ रिवॉर्ड उन्होंने तुम्हें जो अमाउंट दिया है मैं बस उसमें एक 0 ऐड कर रहा हूँ। साथ में एक और काम है जो तुम्हें मेरे लिए करना होगा। वो पूछती है कि मुझे आपके लिए क्या करना होगा। नुआ कहता है कि मैं इस ड्रग को पीने वाला हूँ, फिर जब मैं सो जाऊँ तो मुझे उनके पास ले जाना और उसके बाद वहाँ से तुरंत भाग जाना। दोस्तों, शायद नुआ ने कोई प्लान बनाया है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि नुआ किडनैप हो चुका है और जब उसे होश आता है तब उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, पर नुआ के पास अपनी अंगूठी और अपनी तलवार दोनों होते हैं और यहाँ पर वो बहुत आसानी से अपनी रस्सियों को काट देता है। और इसके बाद वो लेवियाथन की मेमोरीज के जरिए देखता है कि उसके साथ क्या हुआ। उसके बेहोश होने के बाद वहाँ कुछ लोग आए और वो उसे किडनैप करके घोड़ा गाड़ी के जरिए यहाँ तक ले आए। और इसके बाद नुआ इन गद्दारों से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। नुआ को देख ये गद्दार कहते हैं, पिछली बार तो तुम्हें तुम्हारे भाई ने बचा लिया था, इस बार कोई नहीं आने वाला बचाने। पर नुआ बहुत ही आसानी से एक असैसिन को खत्म कर देता है और कहता है, शायद तुम लोगों को मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। और इसके बाद नुआ उनसे लड़ने लगता है। नुआ अपनी तलवार से उन सभी को खत्म करता जा रहा था और थोड़ी ही देर बाद वहाँ कई सारे सैनिकों को लेकर जोई भी पहुँच जाती है। और फिर हमें जानने को मिलता है कि नुआ ने कहा था कि जोई छुपी रहे, लेकिन जोई को नुआ की इतनी ज्यादा चिंता हो रही थी कि वो कुछ सैनिकों के साथ उसकी मदद के लिए खुद यहाँ आ गई। इसके बाद नुआ कहता है, इन सभी को बंदी बना लो, लेकिन ऐसा करते हुए एक असैसिन की तलवार गिर जाती है। सो एक सोल्जर अब उस तलवार को उठाने वाला था, पर नुआ चिल्लाकर उसे ऐसा करने से रोक देता है और फिर उन सभी को थोड़ा दूर हो जाने को कहता है, क्योंकि दोस्तों नुआ को इस तलवार में से बहुत ही ज्यादा खतरनाक काली ताकत महसूस हो रही थी। इस तलवार पर एक कर्ज लगा हुआ है और लेवियाथन की मदद से नुआ इसे सेंस कर सकता है। इसके बाद नुआ अपनी तलवार निकाल कर कहता है, शायद तुम्हारे लिए करना आसान रहेगा, आखिर तुम स्ट्रॉन्गेस्ट वाटर स्वॉर्ड हो। और इसके बाद लेवियाथन तलवार अपनी पावर को रिलीज करती है। ये बहुत तेज रफ्तार के साथ आसमान में जाते हुए अंतरिक्ष में पहुंचकर एक शख्स तक पहुंचती है और उसे खत्म कर देती है। शायद ये शख्स हर एक चीज का मास्टरमाइंड होगा।
जिसके बाद अगले सीन में नोआ महाराज से मिलता है और महाराज नोआ की काफी तारीफ करते हैं कि कल रात उन विद्रोह करने वालों का लीडर मारा जा चुका है और मैं जानता हूँ कि ये तुमने किया है। और अपने लीडर के मर जाने के बाद जो भी विद्रोह करने वाले थे उन्होंने भी बहुत ही आसानी से हार मान ली और इस विद्रोह में जितने भी लोग शामिल थे महाराज उन्हें खुद सजा देंगे। महाराज अपना फैसला सुनाते हैं और वो उन्हें एक सजा देते हैं। ये कहते हुए नोआ, उन्होंने तुम्हारी जागीर में विद्रोह करने की गुस्ताखी की है जिसकी उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। पर तभी यहाँ नोआ कहता है, महाराज मैं चाहूंगा कि आप उन लोगों को ना मारें। ये सुन महाराज हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। नोआ कहता है, हम उन्हें कानूनी रूप से सजा देंगे। कानून के मुताबिक सिर्फ उन्हीं को मौत की सजा मिलती है जो रिबेल लीडर्स होते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कानून के मुताबिक ही एम्पायर को विद्रोह करने वालों को सजा देनी चाहिए। नोआ की बात सुन हॉल में मौजूद सभी लोग चुप रह जाते हैं। महाराज कहते हैं, तुमने सही कहा, हर एक चीज कानून के मुताबिक चलनी चाहिए, लेकिन इन लोगों को एक छोटी सजा देना काफी नहीं होगा। हम कानून के दायरे में ही इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। नोआ कहता है, जैसा आप कहें महाराज। अब इसके बाद महाराज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नोजल को ये सारा मैटर हैंडल करने को दे देते हैं। अब इसके बाद हॉल में सभी लोग नोआ की तारीफ करने लगते हैं। जिसके बाद महाराज कहते हैं, तुमने मुझे कानून तोड़ने से रोका है, मैं तुम्हें इसका रिवॉर्ड जरूर दूंगा। मुझे तुम्हें एक टाइटल देना चाहिए और जितना अब तक मैं तुम्हें पहचाना हूँ उसके मुताबिक मैं तुम्हें टाइटल देता हूँ द वाइस, मतलब बुद्धिमानी का टाइटल। और दोस्तों ये टाइटल नोआ की स्टेटस विंडो में रजिस्टर हो जाता है और इसके बाद चारों ओर हॉल में यही आवाज गूंजती है, लॉन्ग लिव वाइस प्रिंस। जिसके बाद महाराज कहते हैं, वैसे नोआ नाइट सिलेक्शन एग्जाम जल्दी होने वाला है, क्या तुमने डिसाइड किया है कि तुम किस तरह से अपनी जजमेंट दोगे? नोआ बताता है कि उसके पास एक प्लान है और इसके बाद अगले सीन में नोआ इस प्लान के बारे में महाराज को बताता है कि वो किस तरह से अपनी जजमेंट देगा। नोआ एक बंदे को खुद पर हमला करने को कहता है। नोआ उसके हमले को एक शील्ड बनाकर रोक लेता है और इसी तरह वो बाकी लोगों के हमले को भी रोक लेता है। और इसके बाद नोआ कहता है, मैं इसी तरह से सभी पार्टिसिपेंट से मुझ पर हमला करने को कहूँगा और मैं इस बेस पर उन्हें जज करूँगा कि उनका अटैक मेरे कितने करीब पहुँच पाता है। महाराज कहते हैं, तरीका तो काफी अच्छा है पर इसमें काफी रिस्क है। अगर किसी हमले ने तुम्हारे डिफेंस को तोड़ दिया तो तुम घायल हो सकते हो। पर नोआ बताता है कि वो इसके लिए पहले से तैयारी कर चुका है। और ये सुन महाराज कहते हैं, यकीनन तुम बहुत होशियार हो, आखिर तुम मेरे बेटे हो। नोआ बस महाराज को शुक्रिया कहता है। इसके बाद हमें एक मेंशन दिखाया जाता है और यहाँ हम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नोजेल को महाराज से कहते हुए देखते हैं कि महाराज, मुझे लगता है कि आप राजकुमार नोआ को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। महाराज कहते हैं, मैं चाहता तो हूँ पर मैं चाहकर भी ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि लॉ ये नहीं कहता, लेकिन उसमें सच में कमाल की काबिलियत है। साथ ही उसकी वो तलवार, बहुत खौफनाक ताकत है उसमें। लेकिन पुरानी दंत कथाओं के अनुसार लेवियाथन पर एक सील लगी हुई है जिसे कभी तोड़ा नहीं जाना चाहिए वरना कयामत आ जाएगी। पर मुझे लगता है कि नोआ खास है, वो उस तलवार को संभाल सकता है। अब अगले सीन में हमें बताया जाता है कि नाइट सिलेक्शन एग्जाम इस एम्पायर का सबसे बड़ा एनुअल इवेंट है और जैसा कि हम लोग पहले ही जानते हैं कि इस एम्पायर का नाम मीरस एम्पायर है। लेकिन मीरस एक एंशिएंट वर्ड है जिसका मतलब होता है वॉरियर, यानी कि मीरस एम्पायर वॉरियर्स का एम्पायर है। और इस साल होने वाले नाइट सिलेक्शन एग्जाम का जज हमारा नोआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी अपनी काबिलियत दिखाते हुए नोआ पर हमला करता है पर नोआ अपने मैजिक से एक शील्ड बना लेता है जिससे उस आदमी की तलवार ही टूट जाती है। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि खुद महाराज इस साल होने वाले नाइट सिलेक्शन एग्जाम को देख रहे हैं क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि नोआ किस तरह के वॉरियर्स को चुनता है। अब इसके बाद एक पार्टिसिपेंट अपनी भयानक आग की ताकत दिखाता है पर इससे भी नोआ को कुछ नहीं होता और इसी तरह ये पार्टिसिपेंट भी आउट हो जाता है। अब इसी तरह शाम हो चुकी है। आज के दिन की आखिरी पार्टिसिपेंट एक लड़की आती है और दोस्तों ये लड़की अपनी तलवार से नोआ की शील्ड को तोड़ देती है। लेकिन इसके बाद इस लड़की को पकड़ लिया जाता है क्योंकि इसने राजकुमार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, मतलब उसे चोट लगते लगते बची है। लेकिन तभी नोआ गार्ड्स को रोककर ये अनाउंस करता है कि ये लड़की इस एग्जाम में पास हो चुकी है। और ये बात जान इस लड़की की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वैसे इस लड़की का नाम शार्लीन है। अब अगले सीन में हम नोआ को शार्लीन से बात करते हुए देखते हैं। नोआ शार्लीन की काबिलियत की तारीफ करता है और फिर से शार्लीन को उस पर हमला करने को कहता है। शार्लीन नोआ के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए फिर से नोआ पर हमला करती है, लेकिन इस बार नोआ की शील्ड को शार्लीन नहीं तोड़ पाती। नोआ कहता है, अगर उस वक्त मैं तुम्हारे हमले को रोकना चाहता तो बड़ी आसानी से रोक लेता,
पर मैं तुम्हारी काबिलियत को परखना चाहता था और मैं ये देखकर भी काफी खुश हुआ कि तुम बिल्कुल एक सच्ची नाइट की तरह हो। तुम बिना किसी सवाल जवाब के अपने मालिक के ऑर्डर को फॉलो करती हो। ये बात सुन शार्लीन कहती है, आप तो सच में कमाल के हैं राजकुमार। मैं शार्लीन ग्रांट्स ये कसम खाती हूँ कि आज से मरते दम तक मैं आपकी सेवा करूंगी। दोस्तों यहाँ पर नोआ के स्टेट्स भी इंक्रीज हो चुके हैं। तभी जोई यहाँ एम्पायर के बेस्ट डॉक्टर को लेकर आती है, मिस्टर क्रो, और इसके बाद डॉक्टर नोआ का इलाज करते हैं। दोस्तों शार्लीन के हमले की वजह से नोआ को काफी गहरी चोट आई थी और इसके बाद जैसे ही शार्लीन नोआ को बताती है कि उसके गांव में कोई भी डॉक्टर वगैरह नहीं है, नोआ पूछता है तो चोट लग जाने पर या बीमार हो जाने पर तुम लोग अपना इलाज कैसे करते हो? शार्लीन बताती है कि इनके गांव के एल्डर्स भगवान से प्रार्थना करते हैं। अब ये बात सुन नोआ शार्लीन को ऑर्डर देता है कि वो अपने गांव से सबसे ज्यादा समझदार लोगों को नोआ के पास लेकर आए और मिस्टर क्रो आप उनमें से कुछ लोगों को अपना चेला बना लीजिएगा ताकि वो लोग भी इलाज करना सीख पाए। नोआ की दरिया दिली देख शार्लीन इमोशनल हो जाती है और झुककर नोआ को शुक्रिया कहती है। अब अगले दिन सुबह उठने के बाद शार्लीन अपना आर्मर पहनती है। अब इसके बाद शार्लीन की मुलाकात सबसे पहले जोई से होती है। ये दोनों एक दूसरे को हाई हेलो करती हैं, लेकिन इसके बाद ये दोनों कुछ मेट्स को ये बात करते हुए देखती है कि आखिर वो खुश नसीब लड़की कौन होगी जो हमारे मास्टर से शादी करेगी। दोस्तों बाकी के जितने भी राजकुमार थे उनकी शादियाँ 14 या 15 साल की उम्र तक हो चुकी थी, लेकिन अभी नोआ बस 6 साल का है। जिसके बाद ये मेट्स अपने मास्टर नोआ की और भी ज्यादा तारीफ करती है कि उनसे ज्यादा दयालु राजकुमार उन्होंने आज तक नहीं देखा। वैसे जोई तुम भी तो मास्टर को पसंद करती हो। मास्टर के लिए तुमने हाल ही में मैजिक सीखना भी शुरू कर दिया है। ये बात सुन जोई शर्माते हुए कहती है, मैं तो बस मास्टर के काम आना चाहती हूँ। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि नाइट सिलेक्शन एग्जाम खत्म हो चुका है और कुछ बहुत ही होनहार वॉरियर्स को नोआ के यूनिक मेथड द्वारा चुना भी जा चुका है। अब इसके बाद नोआ शार्लीन को ऑर्डर देता है कि वो इन महाशय जो बाकी के वॉरियर्स की रिपोर्ट लेकर आए हैं उन्हें बाहर तक छोड़ने जाए। अब बाहर शार्लीन इन महाशय के सामने झुककर कहती है, खुद से यहाँ आकर इस रिपोर्ट को देने के लिए आपका शुक्रिया। ये देख महाशय कहते हैं, इस तरह से झुकने की जरूरत नहीं है, हम दोनों ही नाइट्स हैं। और जाते हुए महाशय शार्लीन को एक एडवाइस भी देकर जाते हैं कि जब तक वो राजकुमार के साथ है वो कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगी। जिसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। अब शाम के वक्त हम देखते हैं कि एक पार्टी हो रही है। इस पार्टी में गाना गाने के लिए एलिस आई है और यहाँ पर हम बायरन और उसकी मुंह बोली बेटी सिंडी को देखते हैं और ये दोनों नोआ को कांग्रेचुलेट करते हैं नाइट सिलेक्शन एग्जाम के लिए। नोआ कहता है, अब तुम दोनों को इस पार्टी को एंजॉय करना चाहिए। वैसे मैं बता दूं कि इस पार्टी में बहुत सारे मर्चेंट्स हैं जो कि 13 प्रिंस के हाउस के साथ काफी गहरे ताल्लुकात रखते हैं। बायरन कहता है, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं, मैं जरूर इनसे दोस्ती करूंगा। वही एलिस की परफॉर्मेंस के खत्म होते ही सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं, पर तभी नोआ के पास जोई आती है जो उसके लिए एक लेटर लेकर आई है। अब इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि जो शख्स इस लेटर को लेकर आया था वो इसे डिलीवर करते ही भाग गया। अब लेटर पढ़कर नोआ को पता चलता है कि अल्मेरिया में बगावत करने वाले लोग अभी भी बाकी हैं और वो शायद कोई नई चाल चल रहे हैं। नोआ यहाँ समझ जाता है कि ये लेटर उस तक पहुँचाने वाला शख्स वही नाइट है जो उस तक पहले भी जरूरी जानकारी लेकर आया था। और दोस्तों अब ये नाइट खुद से ही इस मामले की अंडरग्राउंड इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, पर नोआ जानता है कि ये उसके लिए काफी खतरनाक हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। मेरे बड़े भाई हेनरी अभी भी उस एरिया के आसपास है, मुझे उन्हें एक लेटर लिखना चाहिए। पर इसके बाद अगले सीन में हमें जानने को मिलता है कि वो सोल्जर पकड़ा गया था और विलन्स ने उस पर जरा भी रहम नहीं दिखाया। राजकुमार हेनरी ने उसे बचा तो लिया पर उसकी हालत इस वक्त बहुत खराब है। नोआ इन सब का दोष खुद को ठहराता है और जोई को आदेश देता है कि वो एल्मेरिया तक एक मैसेज पहुंचाए कि चाहे कुछ हो जाए उस सोल्जर की जान बचनी चाहिए। दोस्तों नोआ किसी भी कीमत पर उस वफादार सोल्जर की जान बचाना चाहता था। अब अगले दिन नोआ और शार्लीन मार्केट में आते हैं। नोआ यहाँ पर अपने भाई हेनरी के लिए कोई गिफ्ट खरीदने आया है क्योंकि उसके भाई ने उसकी काफी मदद की है। अब इसके बाद नोआ एक शॉप पर आता है। दुकानदार उसे बहुत सारी चीजें दिखाता है पर नोआ की नजर एक अलग ही चीज पर जाती है। इसके बाद नोआ देखता है ये ग्लास से बनी हुई एक बहुत ही सुंदर मूर्ति होती है। ये एक बहुत ही ज्यादा कीमती स्टैचू है जो एक लेजेंडरी आर्टिशियन लिंसे ने बनाई थी और ऐसी बस 2 और मूर्तियाँ इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। नोआ इस अद्भुत कला को खरीद लेता है। तभी यहाँ 8th प्रिंस ऑस्कर अरारत आ जाते हैं जिन्हें ये पता चलते ही कि नोआ यहाँ आया है वो उससे मिलने आ गए, लेकिन उस गॉडेस के स्टैचू को देखते ही उनकी नजर उस पर थम सी जाती है।
और दोस्तों क्योंकि ऐसी मूर्तियाँ बस इस पूरी दुनिया में 2 ही है, तो एक मूर्ति ये है और एक मूर्ति पहले से ऑस्कर के पास है। पर ये जानते ही नोआ उस मूर्ति को गिराकर तोड़ देता है और इसके बाद वो कहता है कि चारों ओर यह अफवाह फैला दो कि गॉडेस का दूसरा स्टैचू तो मिला पर वो टूटा हुआ था। और नोआ के ऐसा करने की वजह से ऑस्कर के पास जो गॉडेस का स्टैचू है उसकी कीमत स्काई रॉकेट होने वाली है। ऑस्कर कहता है तुम सच में बहुत ज्यादा होशियार हो मेरे भाई। ऑस्कर के जाने के बाद नोआ अब दूसरे तोहफे देखने लगता है। अब अगले सीन में जाते हुए शार्लीन कहती है जब से मैं आपके पास आई हूँ आप मुझे बस चौंका रहे हैं। आपने आज इतने कीमती खजाने को ऐसे ही तोड़ दिया। नोआ कहता है वो तो बस एक बेजान सा शीशा था, मेरी नजरों में उसकी कुछ खास कीमत नहीं थी। मेरे लिए ज्यादा मायने वफादार लोग रखते हैं, क्योंकि असल मायनों में असली खजाना अच्छे लोग होते हैं और मेरे कीमती खजानों में तुम भी शामिल हो शार्लीन। ये बात सुन शार्लीन बहुत खुश होती है और कहती है आप सच में कमाल के हैं राजकुमार, कसम से मैं मरते दम तक आपकी सेवा करूंगी। और फिर दोस्तों कहानी यहाँ से सीधा 6 साल का गैप मारती है। हम देखते हैं कि अब नोआ 12 साल का हो चुका है, पहले से ज्यादा होशियार, समझदार, चालाक और ज्यादा ताकतवर। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह नाश्ते के दौरान नोआ के महल में एक लाइन लगी हुई थी। दोस्तों आज से 3 दिन पहले नोआ का जन्मदिन था, लेकिन जन्मदिन का तोहफा देने के लिए इतने सारे लोग आए कि आज 3 दिन बाद भी लोगों की ये लाइन लगी हुई है। पर क्या है कि नोआ ऐसे ही किसी भी तोहफे को नहीं ले सकता। नोआ सारी जानकारी की मांग करता है कि ये तोहफा क्या है और तोहफे को भेजने वाला कौन है, जिसके बाद हमें जानने को मिलता है कि नोआ ने पूरी तरह से लेवियाथन स्वॉर्ड को मास्टर कर लिया है। और दोस्तों नोआ की काबिलियत इतनी ज्यादा बेहतर है कि उसे इंपीरियल ऑर्डर के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में इंचार्ज बना दिया गया है। और दोस्तों मिलिट्री अफेयर्स का मिनिस्टर फोर्थ प्रिंस हेनरी है। इन्हें एक इंपीरियल कमांड मिला है जिसमें इनसे कहा गया है कि साउदर्न बॉर्डर के पास एक रेवेलियन लोगों की टुकड़ी है और इन्हें उन लोगों को रोकना होगा। और दोस्तों इन महाशय का नाम है वेरिस केकी, जो कि हेनरी के डायरेक्ट सबऑर्डिनेट हैं और इन्हीं की लीडरशिप में ये दुश्मन से लड़ने के लिए जाएंगे। अब नोआ यहाँ इनसे एक सवाल पूछता है कि आप कितने सोल्जर्स की सेना को लीड करने वाले हैं। अब इस सवाल का जवाब रेस नहीं दे पाता। हेनरी पूछता है कि तुम क्या छुपा रहे हो रेस, और अगले ही पल में रेस झुककर हेनरी से माफी मांगता है। अब देखो बात ये है कि इंपीरियल फोर्स में जितने भी सैनिकों को भर्ती किया जाता है उनको उनकी मंथली पगार मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर्स से मिलती है। तो कई बार जो जनरल्स हैं वो ऐसा करते हैं कि वो आलतू फालतू लोगों के भी सोल्जर लिस्ट में नाम लिखवा देते हैं ताकि उन जनरल्स को उन सभी सोल्जर्स के लिए ज्यादा फंडिंग आए, ताकि उस एक्स्ट्रा पैसे को वो अपने पास रख सके। और यही काम रेस महाशय कर रहे थे, लेकिन इसके लिए नोआ रेस को कोई भी सजा नहीं देता, क्योंकि एक तरीके से ये अच्छा ही है। अगर दुश्मन को ये लगेगा कि उसके दुश्मन के पास ज्यादा सैनिक हैं, तो इससे उनकी हिम्मत टूट जाती है। जिसके बाद नोआ कहता है आपने जितने भी एक्स्ट्रा सोल्जर्स लिस्ट में ऐड किए हैं, अब आप उतने सोल्जर्स का जल्द से जल्द इंतजाम करें। और इसके बाद नोआ रेस को एक लेटर लिख कर देता है कि वो इस लेटर को मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर्स तक पहुंचा दे, ताकि वो लोग इन्हें और भी ज्यादा फंडिंग देंगे, जिससे इनके पास जो एक्स्ट्रा सोल्जर्स आएंगे ये उनका भी अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। अब इसके बाद हम हेनरी और नोआ को घोड़ा गाड़ी से कहीं जाते हुए देखते हैं और यहाँ हमें जानने को मिलता है कि 12 साल का होने के बावजूद भी नोआ का लेवल 1 है, और ऐसा है इंपीरियल फैमिली के एक रूल की वजह से। दोस्तों इंपीरियल प्रिंस के पैदा होते ही कई सारे दुश्मन उनकी जान के पीछे पड़ जाते हैं, और क्योंकि एक इंपीरियल प्रिंस की जान बहुत ही ज्यादा कीमती होती है, इसीलिए एक एडल्ट होने तक उन्हें वॉर में जाने की इजाजत नहीं मिलती। अब ऐसे ही ये लोग जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक इनकी घोड़ा गाड़ी के सामने कोई लड़की आ जाती है और वो इनसे मदद मांगती है। उसके पीछे बते हैं और यहाँ इन बच्चियों की मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आता, इसीलिए अब खुद नोआ इन्हें रोकने के लिए बाहर आता है और वो उनसे कहता है तो तुम लोग गुलामों को बेचने का काम करते हो, वैसे क्या तुम्हारे पास इसकी इजाजत है? लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लोग नोआ पर ही हमला बोल देते हैं। तो देख सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और इसके बाद वो इन लड़कियों से पूछता है तुम सभी ठीक तो हो ना? पर तभी हम देखते हैं कि ये लड़की रोने लगती है। लेकिन इसके बाद यहाँ एक अजीब सा बुढ़ा आता है। नमस्कार वाइस प्रिंस, मैं हूँ वो शख्स जो इन लड़कियों को बेचकर अपना पेट पालता है। वैसे मैं फर्स्ट प्रिंस गिलबर्ट के लिए काम करता हूँ। दोस्तों नोआ समझ जाता है कि ये आदमी फर्स्ट प्रिंस गिलबर्ट का नाम लेकर उसे डरा रहा है ताकि वो इसके रास्ते में ना आए, इसीलिए नोआ अब अपनी तलवार कहता है इस बुढ़े की गुस्ताखी तो देखो। इसका कहना है कि ये फर्स्ट प्रिंस को सर्व करता है, और इसके बाद नोआ आदेश देता है कि इन सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए और फर्स्ट प्रिंस के स्टेट में जाकर इन्हें सजा दी जाए और ये बच्चे
कुछ वक्त के लिए ये मेरे मेंशन में आ सकते हैं। अब यहाँ जितने बेहतर तरीके से नोआ ने इस पूरे मामले को हैंडल किया है, हेनरी उसकी तारीफ करता है। अब अगले सीन में डिनर के दौरान नोआ को एक मैसेज मिलता है प्रिंस गिलबर्ट की ओर से। नोआ को थैंक यू कहते हुए गिलबर्ट कहते हैं, मैंने खुद उन लोगों को इंटेरोगेट किया। वो मेरे नाम का गलत फायदा उठा रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें कोर्ट में भेजने से पहले ही उन सभी ने अपनी जान ले ली। जिसके बाद हेनरी कहते हैं, ये सब गिलबर्ट का किया धरा है। वो ऐसे काफी काम कर रहा है, जैसे दुकानें खरीदना, जमीनें खरीदना और भी कुछ ऐसे ही काम। पर नोआ कहता है कि हम इसके लिए उन्हें दोष नहीं दे सकते, क्योंकि भले ही गिलबर्ट फर्स्ट प्रिंस हो, लेकिन वो एक कॉन्क्यूबाइन का बेटा है और इसीलिए राजगद्दी उसकी नहीं हो सकती। और इसीलिए अब बस वो ज्यादा से ज्यादा अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता है। हेनरी एक बार फिर से नोआ की समझदारी से दंग रह जाता है। अब इसके बाद आता है कि अब तुम लोगों को कहीं नहीं बेचा जाएगा, तुम लोग अब आजाद हो। पर ये बच्चे बताते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ये जा सके। इन सभी को इनके घर वालों ने किसी न किसी वजह से बेच दिया। ये जान नोआ कहता है, डायलन आज से सब मेरे अंडर काम करेंगे। इन सभी के लिए अच्छी जॉब्स और रहने का इंतजाम कर दो। और इसके बाद नोआ उनसे कहता है, तुम सब जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो और जब मर्जी हो यहाँ से जा सकते हो, पर एक बात याद रखना, मुझे कभी भी धोखा मत देना। इसके बाद डायलन बच्चों को यहाँ से ले जाता है। अब अगले मैं चाहता हूँ कि तुम एल्मेरिया में एक छोटे से रीजन में एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओ, यानी कि एवलिन एक गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाएगी। अब इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि महाराज ने नोआ को जो जागीर दी है वो काफी ज्यादा बड़ी है। नोआ चाहकर भी अकेला हर एक टाउन, हर एक गांव, हर एक इलाके पर नजर नहीं रख सकता, इसीलिए वो एडमिनिस्ट्रेटर्स चुनता है, ऐसे लोग जिन्हें वो किसी भी एक इलाके का शासक बना देता है। लेकिन दोस्तों, इस प्रमोशन के बाद भी एवलिन कहती है कि वो यहीं रहकर नोआ के लिए काम करना चाहती है। नोआ कहता है, तुम बहुत ज्यादा काबिल हो एवलिन, तुम यहाँ रहकर मेरी उतनी मदद नहीं कर पाओगी जितनी वहाँ जाकर जहाँ मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। एवलिन नोआ की बात समझ जाती है और ये मेंशन छोड़कर चली जाती है। फिर नोआ के जाने के बाद शार्लीन कहती है कि सच में ये कमाल के हैं। अब अगले सीन में हम नोआ को महाराज के सामने कोर्ट रूम में देखते हैं। और दोस्तों, महाराज को गिलबर्ट ने ये बताया है कि उन चालाक बेईमान लोगों को पकड़ के नोआ ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और ऐसा करके गिलबर्ट खुद को बड़ा साफ सुथरा दिखाना चाहता है। अब इसके बाद महाराज पूछते हैं, मैंने सुना कि उन क्रिमिनल्स ने। नोआ बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद महाराज कहते हैं, अगर मैं अंडर कवर होकर किसी इलाके का जायजा करने जाता और कोई अगर मुझ पर अचानक से हमला कर देता तो शायद मैं उसके हमले को नहीं रोक पाता और मेरी असली आइडेंटिटी सभी लोगों के सामने आ जाती। फिर उन लोगों को एक बहुत ही कड़ी सजा मिलती है ना, क्योंकि उन्होंने इंपीरियल फैमिली पर हमला किया होता। सभी लोग हंसते हुए कहते हैं, हाँ बिल्कुल महाराज, उन लोगों को मौत की सजा मिलती। पर नोआ कहता है नहीं, क्योंकि महाराज अंडर कवर थे, यानी कि वो उस टाइम पर बस एक मामूली इंसान थे और उस टाइम पर उस शख्स ने एक मामूली इंसान पर हमला किया था, जिसकी उसे वही सजा मिलती जो किसी भी नॉर्मल इंसान के साथ झगड़ने पर मिलती है, ना कि मौत की सजा। लेकिन उसके ये कहते ही पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा फैल जाता है। नोआ सोचता है कि कहीं उसने ये कहकर कोई गलती तो नहीं करती। और अगले ही पल में महाराज हंसते हुए कहते हैं, मैं शर्त जीत गया। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, हाँ बिल्कुल, मैंने वाइस प्रिंस को कम आका। दोस्तों, इन दोनों के बीच एक शर्त लगी थी। अगले सीन में हम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और महाराज को देखते हैं। यहाँ महाराज कहते हैं, शायद वो रिपोर्ट बिल्कुल सच है, इस मैटर को तुम संभालो, क्योंकि अब शायद वक्त आ चुका है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि नोआ मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के हेडक्वार्टर्स में आता है और यहाँ उसकी मुलाकात होती है वाइस मिनिस्टर ऑफ जस्टिस से। इन महाशय का नाम विनी है। नोआ विनी से अपनी ड्यूटीज के बारे में पूछता है। विनी बताता है कि नोआ के यहाँ दो मुख्य काम है। पहला, एम्पायर के सभी कोर्ट हाउसेस के साथ कोऑर्डिनेशन करना, साथ ही जो लोग गद्दारी कर देते हैं मिनिस्ट्री खुद उनसे इंटेरोगेशन करती है, यानी कि हम मिनिस्ट्री को एक कॉमन कोर्ट हाउस मान सकते हैं जहाँ पर लोगों के गुनाहों की उन्हें सजा सुनाई जाती है। ये जान नोआ कहता है, इसका मतलब यहाँ रिश्वत भी दी जाती होगी। तुम कितनी रिश्वत लेते हो? विनी घबरा कर कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करता। नोआ कहता है, मैं यहाँ तुम्हें गलत साबित करने के लिए नहीं पूछ रहा, मैं बस सारी सच्चाई जानना चाहता हूँ। अब इसके बाद बीवी कहता है, मैं ज्यादा रिश्वत नहीं लेता, साल भर के बस कुछ 100 रेन। लेकिन जो लोग मेरे नीचे काम करते हैं वो मुझसे 10 गुना ज्यादा कमाते हैं, क्योंकि वो हर एक केस पर रिश्वत लेते हैं। लेकिन मेरे कुछ उसूल हैं, मैं मर्डर केसेस पर रिश्वत नहीं लेता। अब इसके बाद नोआ विनी को एक नोट देकर कहता है, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम सालाना करीब 500 रेन के करीब रिश्वत लेते होगे, लेकिन मैं तुम्हें 10 गुना ज्यादा पैसे देता हूँ। अब जब तक मैं यहाँ हूँ तुम कोई भी रिश्वत नहीं लोगे।
जिसके बाद बीवी कहता है, अब मैं समझा कि आखिर क्यों महाराज ने इतनी छोटी उम्र में भी आपको मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के लिए चुना। मैं आपसे ये एक्स्ट्रा पैसे नहीं लूंगा, साथ ही आपसे मैं रिश्वत भी नहीं लूंगा। मैं बस अब आपके साथ काम करना चाहता हूँ। अब अगले सीन में रात के वक्त हम नोआ को प्रिंस ऑस्कर के साथ डिनर करते हुए देखते हैं और यहाँ पर ऑस्कर ने नोआ के लिए एक काफी बड़ी सेलिब्रेशन पार्टी रखी है, क्योंकि अब नोआ मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस बन चुका है। पर हम देखते हैं कि यहाँ नोआ सोच रहा था कि आखिर महाराज ने उसे मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस क्यों बनाया, क्योंकि अगर बात करें हेनरी की तो उसमें कमाल की लीडरशिप पावर है जो युद्ध भूमि में काफी कमाल दिखाता है, पर नोआ के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसी के चलते वो अपने भाई ऑस्कर से इस बारे में बात करता है और जैसे ही ऑस्कर को एक पैटर्न समझ आता है वो हैरान हो जाता है और कहता है, महाराज तुम्हें क्राउन प्रिंस बनाना चाहते हैं। तभी एक बटलर आकर ऑस्कर को एक मैसेज देता है और अब ऑस्कर नोआ को बताता है, महाराज कल मुझे असेंबली में मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस घोषित करने वाले हैं। शायद वो ऐसा हम सबके लिए कर रहे हैं, न कि सिर्फ तुम्हारे लिए। जिसके बाद ये दोनों भाई अपने सेलिब्रेशन को जारी रखते हैं, लेकिन तभी हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स कई सारे लोगों को घेर लेते हैं। इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि ये लोग कोई प्लान बना रहे थे जिससे महाराज बीमार होकर टपक जाएंगे और उसके बाद नया राजा क्राउन प्रिंस बनेगा, और इसी की जानकारी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर महाराज को देते हैं। अब महाराज ये समझ जाते हैं कि इसके पीछे एल्बर्ट का हाथ है। वो जल्द से जल्द राजगद्दी को पाना चाहता है, लेकिन इनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। और इसके बाद ये दोनों आपस में बात करते हैं। महाराज कहते हैं, यकीन मानो तुम, नोआ बहुत ही ज्यादा समझदार है। राजगद्दी के लिए ना गिलबर्ट सही है और ना ही एल्बर्ट। मैं इस बात को लेकर बड़ा परेशान हूँ कि आखिर कौन राजगद्दी के लायक है, हेनरी, ऑस्कर या नोआ। और यही तय करने के लिए मैं उन्हें एक ट्रायल दूंगा। जो उस ट्रायल को जीतेगा वही अगला राजा बनेगा। अब अगले दिन उस षड्यंत्र के बारे में नोआ को पता चलता है जो महाराज के खिलाफ रचा जा रहा था। वो तुरंत समझ जाता है कि इन सब के पीछे क्राउन प्रिंस का हाथ है, क्योंकि इसमें जितने भी लोग पकड़े गए हैं वो क्राउन प्रिंस के ही लोग हैं। अब इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि जब भी इंपीरियल फैमिली का कोई मेंबर किसी क्राइम को कमिट करता है तो इसके लिए उसे कोई भी बड़ी सजा नहीं मिलती, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, विद्रोह। अगर इंपीरियल फैमिली का कोई भी मेंबर किसी भी तरह से विद्रोह करता है तब उसकी सजा सिर्फ मौत होती है। लेकिन अगर एल्बर्ट रास्ते से हट जाए तो सबसे ज्यादा फायदा थर्ड प्रिंस कीरो को होगा, उसे ही अगला राजा चुना जाएगा। अब इसके बाद नोआ उन सभी लोगों को सजा देता है जो भी इस षड्यंत्र में शामिल थे। अब इसी बारे में नोआ जाकर महाराज को बताता है। वो महाराज को बताता है उन गद्दार लोगों के लीडर को बीच में से काट दिया जाएगा और बाकी लोगों का सर कलम किया जाएगा और इन लोगों को सजा सुनाने के अगले दिन ही एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और ऐसा नोआ इसीलिए कर रहा है ताकि एल्बर्ट का नाम सामने न आए, क्योंकि हो सकता है कि अगर ज्यादा इंतजार किया गया तो बीच में ही कोई लफड़ा हो जाए। महाराज नोआ से खुश होते हैं और नोआ की एनुअल सैलरी में 1000 रैंड को ऐड कर देते हैं और नोआ से जाकर कहते हैं, मुझे तुमसे काफी उम्मीदें हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उन उम्मीदों पर खरे उतरोगे। दोस्तों, महाराज भी नहीं चाहते कि एल्बर्ट का नाम जनता के सामने आए, क्योंकि ये एम्पायर के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन इसके बाद जब नोआ वापस हेडक्वार्टर्स पहुंचता है तब यहाँ उसे काफी सारे सोल्जर्स जख्मी दिखते हैं। एक सोल्जर उसे बताता है कि घुसपैठिए अभी भी अंदर है, लेकिन ये कहते ही उसकी भी मौत हो जाती है। नोआ शार्लीन को ऑर्डर देता है, हमारे सभी साथियों को इकट्ठा करो और मेरे अलावा कोई भी इस मेंशन के अंदर नहीं जाएगा, यहाँ तक कि कोई दूसरा राजकुमार भी नहीं। इसके बाद नोआ तेजी से अंदर पहुँचता है। अंदर भी सभी लोग जख्मी पड़े हुए थे। आते ही नोआ देखता है कि यहाँ एक शख्स ने एक ऑफिसर के सीने में तलवार को आर पार कर दिया है। नोआ तुरंत आकर उस शख्स को हरा देता है और उस शख्स के जहर खाने से पहले ही वो उसका मुंह भी बंद कर देता है। तभी यहाँ उस शख्स के और साथी आ जाते हैं और एक साथ नोआ पर हमला बोल देते हैं, पर नोआ उन सभी को हरा देता है। थोड़ी ही देर में वह वीनी भी आ पहुंचता है और वो नोआ को बताता है कि जितने भी षड्यंत्रकारी लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था, इन घुसपैठियों ने उन सभी को मार दिया। नोआ समझ जाता है कि ये सब एल्बर्ट के लोग हैं और इसके बाद नोआ अपनी ही तलवार से खुद को जख्मी कर लेता है और कहता है, सबको यही पता चलना चाहिए कि मेरे साथ ये इन लोगों ने किया है और एक क्राउन प्रिंस पर हमला करने की सजा मौत होती है, तो जल्द से जल्द इन सभी को मार दिया जाए। अब इसके बाद नोआ का इलाज होता है और थोड़ी ही देर में वीनी आकर बताता है कि उन चारों घुसपैठियों को खत्म कर दिया गया है और नोआ ने ये सब इसीलिए किया है ताकि एम्पायर में उथल पुथल न मचे। अब अगले दिन महाराज नोआ को मिलने के लिए बुलाते हैं। सब कुछ जानने के बाद महाराज पूछते हैं कि क्या सच में उन लोगों ने ही तुम्हें जख्मी किया है, क्या सच में वो इतने काबिल थे? नोआ बताता है, नहीं,
वो इतने भी ताकतवर नहीं थे, पर मैं उस वक्त जरा परेशान था, इसीलिए सही फैसले नहीं ले पाया। महाराज कहते हैं, सच में मुझे तुम पर गर्व है। काश मेरी बाकी की औलादें भी तुम्हारी तरह होती। अब इसके बाद महाराज नोआ को अपने साथ बालकनी में लाते हैं। महाराज कहते हैं, क्या तुम जानते हो नोआ, कई बार लोगों को बड़ी जिम्मेदारियां देने के बाद वो लोग उन जिम्मेदारियों पर खरे नहीं उतर पाते। नोआ मन में कहता है, जब से महाराज ने राजगद्दी को संभाला है, इस पूरे एम्पायर में सुख और चैन बना हुआ है। लेकिन अगर उस विद्रोह के बारे में सभी को पता चल जाता तो चारों ओर महाराज की थू-थू होती कि महाराज तो अपने बच्चों तक को नहीं संभाल पाए, तो इस पूरे एम्पायर को वो क्या ही संभाल पाएंगे। और इसी वजह से महाराज ने क्राउन प्रिंस के इस मुद्दे को दबा दिया है ताकि वो अपनी रेपुटेशन को बचा पाए। अब इसके बाद नोआ कहता है, महाराज मैं आपसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ। आपने मुझे, हेनरी और ऑस्कर को मिनिस्टर प्रिंसेस बनाया है, जो कि अब तक के इतिहास में पहली बार हुआ है। तो हो सकता है कि कुछ लोग ये जेनजिस को सारी चीजें फास्ट चाहिए और हर काम के बाद रिवॉर्ड्स भी चाहिए, और यही चीज करके नावी यूपीआई सिर्फ 2 साल में इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग यूपीआई ऐप बन गया है। कैसे, चलिए समझाता हूँ। देखो, नावी यूपीआई ने जेनजिस को जो चाहिए वही दिया। एक तो स्पीड और फ्रेंडशिप। ये जेनजी स्पीड से बहुत ही ऑब्सेस्ड है और नावी यूपीआई में भी ट्रांजैक्शन बहुत ही फास्ट होते हैं। ऐप में कन्वीनियंस ऐसा दे दिया कि फोन को सिर्फ शेक करो तो सीधा स्कैनर खुल जाएगा और एकदम क्लटर फ्री स्मूथ एक्सपीरियंस दे दिया। दूसरा आपकी फ्रेंडशिप। नावी यूपीआई भी फ्रेंडशिप को एक्सेलरेट करता है। कैसे? हम अपने दोस्तों के साथ सब कुछ शेयर करते हैं, जैसे मीम्स, ज्ञान की बातें और ना चाहते हुए खाना भी शेयर करते हैं, और टेक्नोलॉजी जो हमें पसंद आए वो भी शेयर करते हैं। नावी यूपीआई पे अपनी रेफरल लिंक आप अपने दोस्तों को शेयर करते हो तो उनको तो फायदा होगा, बट आपको भी फायदा होगा। दोनों को ही कैशबैक मिलेगा। बेस्ट फ्रेंड वही है जो रेफरल्स करे, नावी यूपीआई रेफरल्स। इसलिए तो नावी यूपीआई वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूपीआई ऐप बन गई है, क्योंकि जो चाहिए वो दिया उन्होंने। Download the Navi app now. हो सकता है कि कुछ लोग इसे गलत तरीके से ले सकते हैं, इसीलिए अच्छा रहेगा कि आप हम सबको कोऑर्डिनेट में रखने के लिए किसी एक पर्सन को अपॉइंट करें, कोई ऐसा जो हम तीनों से ऊपर हो, कोई ऐसा प्रिंस जिसे प्राइम मिनिस्टर प्रिंस का दर्जा मिले। और मुझे लगता है कि आपको इस रोल के लिए क्राउन प्रिंस को चुनना चाहिए। पर महाराज इसके लिए साफ तौर पर मना करते हुए कहते हैं, तुम शायद काफी थक गए हो, जाओ जाकर आराम करो। पर नोआ कहता है कि पिछले 30 सालों से मेरे सबसे बड़े भाई क्राउन प्रिंस बने हुए हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आखिर क्यों वो इतने इम्पेशेंट हो गए हैं। महाराज कहते हैं, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर प्रिंस बनने के बाद उसने अपने चालें चली तो, और कोई जरूरी मुद्दा मुझ तक पहुँचने ही नहीं दिया तो। नोआ कहता है, तो इसके लिए बस आपको एक नया रूल बनाना है कि हम सभी प्रिंस मिनिस्टर्स आपके साथ डायरेक्टली किसी भी रिपोर्ट पर बात कर पाए। अब दोस्तों, ऐसा होने से क्राउन प्रिंस को प्राइम मिनिस्टर प्रिंस का टाइटल तो मिल जाएगा, लेकिन उसमें कोई पावर नहीं होगी। और महाराज को ये काफी अच्छा लगता है, वो इसके लिए राजी हो जाते हैं। और इसके बाद नोआ के सिर पर हाथ रख के कहते हैं, सच में ये बहुत ही शर्म की बात है कि तुम पहले पैदा नहीं हुए। कैसा रहेगा कि मैं इतने अच्छे प्रपोजल के लिए तुम्हें एक रिवॉर्ड दूं, लेकिन पैसा इस बार काम नहीं आएगा। अब इसके बाद महाराज नोआ को लेकर एक जगह पर आते हैं। इस जगह पर हमने महाराज को पहले भी कई बार देखा है। महाराज कहते हैं, यहाँ काफी सारे स्पेशल आइटम्स हैं, तुम अपने लिए कुछ भी चुन सकते हो। अब नोआ लेवियाथन के जरिए यहाँ सर्च करने लगता है एक अच्छे आइटम को, जिसके बाद नोआ एक आइटम के पास आता है और उस आइटम को खोलते ही उसमें से आग निकलती है जो नोआ को घेर लेती है, और आग की लपटों में नोआ जलने लगता है। दोस्तों, ये आग की लपटें लेवियाथन की ही तरह एक अजीब सी मॉन्स्टर पावर की होती है। ये ताकत नोआ पर हमला करती है, पर नोआ लेवियाथन के जरिए इसे हरा देता है और उसके बाद ये ताकत भी नोआ की गुलाम हो जाती है। महाराज और क्रूज ये देख हैरान होते हैं कि नोआ ने इतनी आसानी से इस ताकत को अपना बना लिया। महाराज कहते हैं, तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के लूथियर को चुना, काबिले तारीफ। क्या तुम इसकी ताकत को आजमाना चाहोगे? और इसके बाद हम देखते हैं कि एक दूसरी जगह पर नोआ लूथियर की आग से खुद पर ही हमला करता है, लेकिन यहाँ लेवियाथन की ताकत उसे उस आग से बचाती है। दोस्तों, लेवियाथन लूथियर से थोड़ा ज्यादा ताकतवर है और यहाँ नोआ की ये काबिलियत देख महाराज भी दंग रह जाते हैं और फिर कहते हैं, आज से लूथियर की ताकत तुम्हारी हुई, इसका इस्तेमाल एम्पायर की भलाई के लिए करना। नोआ कहता है, हाँ बिल्कुल। अब इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि एम्पायर में हर एक बड़ी चीज का फैसला एम्परर ही लेते हैं, फिर चाहे वो डोमेस्टिक अफेयर्स हो या डिप्लोमेटिक अफेयर्स या फिर इंपीरियल फैमिली के प्राइवेट इंटरनल अफेयर्स। अब इसके बाद हम देखते हैं कि महाराज के छोटे भाई ग्रैमी अरारत ने महाराज को एक पर्सनल लेटर भेजा है। हमें पता चलता है कि ग्रैमी का बेटा
अपने डोमेन जहाँ पर वो शासन करता है वहाँ के लोगों पर बहुत ज्यादा जुल्म उठा रहा है। यहाँ तक कि नशे की हालत में बहसबाजी के दौरान उसने एक शख्स को भी मार दिया है और उसकी गलती पर पर्दा डालते हुए उसके पिता ग्रैमी उसके गुनाह के बदले फाइन देना चाहते हैं और कंपेंसेशन के पैसे हैं 30,000 रैंड, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ा अमाउंट होता है। नोआ कहता है लेकिन गुनाह इनके बेटे ने किया है, ना कि इन्होंने। हम इनसे ये पैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। महाराज कहते हैं हमें इस बारे में सोचना चाहिए, ये रकम काफी बड़ी है और तुम जानते हो पूरे राज्य में अमन चैन बनाए रखने के लिए पैसे कितने ज्यादा जरूरी होते हैं। पर नोआ कहता है लेकिन अगर हमने इस तरह से पैसे एक्सेप्ट कर लिए तो लोगों पर इसका गलत असर पड़ेगा। उन्हें लगेगा कि पैसे देकर वो किसी भी गुनाह से बच सकते हैं। इससे एम्पायर में करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और भले ही एम्पायर को फंड्स की जरूरत हो, लेकिन इस तरह से फंड्स कलेक्ट करना सही नहीं रहेगा। महाराज नोआ की चालाक बुद्धि से इतने ज्यादा इम्प्रेस होते हैं कि यहाँ वो नोआ को अपना प्रीमियर एडवाइजर बना लेते हैं। और इसके बाद नोआ महाराज को एक प्रपोजल देता है कि कैसा रहेगा कि अगर लोग हमें पैसे दें, लेकिन किसी सजा से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपने ऑनर को बढ़ाने के लिए। एग्जाम्पल के लिए जो लोग भी एम्पायर को 1000 रैंड डोनेट करेंगे उन्हें एक नाइट का ऑनर मिलेगा। जरा सोचिए महाराज से इस सौभाग्य को पाने के लिए कितने सारे लोग इच्छुक होंगे। महाराज को नोआ का ये आइडिया बहुत पसंद आता है और इसके बाद वो ऑस्कर को यहाँ आने का एक आदेश पहुँचवाते हैं। ये जानते ही नोआ महाराज से यहाँ से जाने की इजाजत मांगता है, क्योंकि वो अपने भाई ऑस्कर के काम में दखलंदाजी नहीं देना चाहता था। फिर जैसे ही नोआ बाहर आता है वो देखता है कि बहुत सारे ऑफिशियल्स वो गड्ढा देख रहे हैं जो तब हुआ था जब नोआ ने लेथेरियर की आग का सामना किया था। वैसे कई सारे लोग इस गड्ढे की वजह से गिरे भी हैं, इसीलिए नोआ जीजू नाम के शख्स को कुछ पैसे देता है उन लोगों की कंपेंसेशन के लिए जो इस गड्ढे से गिरे हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि जीजू 16th प्रिंस के लिए बीटल लेकर जा रहा है, क्योंकि उसे बीटल्स की फाइट देखना बहुत पसंद है। वैसे वो सिर्फ 3 साल का है। अब इसके बाद अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठा नोआ इसी बारे में सोच रहा था, जिसके बाद वो लेवियाथन और लूथियर को सम्मन करता है और इन दोनों के ये मिनी वर्जन यहाँ आपस में फाइट करने लगते हैं। नोआ इनकी फाइट को देखकर चीजें सीख रहा था। लेवियाथन यहाँ लूथियर को हरा देता है। दोस्तों यहाँ नोआ के साथ जीजी नाम की ये जो मेट थी उसे ये फाइट देख बड़ा मजा आया। सो नोआ अब इन दोनों की फाइट फिर से कराने लगता है और तभी हम देखते हैं कि नोआ का लेवल 1 से 2 हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि नोआ इसी तरह से इनकी फाइट करा रहा होता है और आज की लड़ाई में लूथियर लेवियाथन को हरा देता है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि जोई ने भी इतने वक्त में कुछ मैजिकल टेक्निक सीख ली है और वो इनका इस्तेमाल नोआ पर करती है, जिससे नोआ का फिर से लेवल अप हो जाता है। और दोस्तों नोआ का लेवल अप इतनी जल्दी इसीलिए हुआ क्योंकि उसके लूथियर और लेवियाथन आपस में लड़कर अपनी पावर बढ़ा रहे थे। नोआ यहाँ ये तो समझ चुका है कि अगर उसे जल्द से जल्द अपना लेवल अप करना है तो उसे ऐसे ही और भी ज्यादा मैजिकल आइटम्स चाहिए होंगे। अब तभी वहाँ पर 4th प्रिंस हेनरी आ जाते हैं और यहाँ हेनरी एक चीज को सामने रखकर कहते हैं मॉन्स्टर नेस्ट बड़ा हो चुका है, तुम्हारी पहली लड़ाई का वक्त आ चुका है। और इस बॉक्स को खोलते ही ये नोआ को बताएगा कि नोआ को अपने इस फर्स्ट कैंपेन में कितने सोल्जर्स को लेकर जाना चाहिए। इसके बाद जब नोआ ऐसा करता है तो उसे एक पर्ची मिलती है जिस पर लिखा था सिर्फ 1, यानी कि इसके लिए नोआ अकेला ही काफी है। और यही देख हेनरी हैरान होकर कहता है तुम सच में लाजवाब हो। अब रात के वक्त जब नोआ पढ़ रहा था तब उससे कोई मिलने के लिए आता है जो नोआ के लिए महाराज का संदेशा लेकर आया है और ये होते हैं रेस महाशय। और नोआ इन्हें झुककर ग्रीट करता है क्योंकि दोस्तों कोई भी जो महाराज का संदेशा लेकर आता है उसे महाराज जितने ही सम्मान के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए। दोस्तों महाराज ने आदेश दिया है कि नोआ का फर्स्ट कैंपेन कुछ वक्त के लिए पोस्टपोन किया जाता है और ये आदेश देने के बाद रेस नोआ के सामने झुक जाता है। अब इसके बाद नोआ पूछता है कि आखिर इसे पोस्टपोन क्यों किया गया। रेस बताता है ऐसा उस मैसेज की वजह से है जो उस मिस्ट्री बॉक्स ने नोआ को दिया था। महाराज चाहते हैं कि नोआ का ये फर्स्ट कैंपेन ग्रांड लेवल पर हो। अब अगले सीन में नोआ इस दुकानदार के पास आता है ये जानने के लिए कि क्या इसके पास कोई ऐसा मैजिक आइटम है जिसकी अपनी खुद की विल हो। वो बताता है कि उसके पास ऐसा कोई भी आइटम नहीं है, जिसके बाद नोआ उसे पैसे देकर कहता है अगर तुम्हें ऐसे किसी भी आइटम के बारे में पता चलता है तो मुझे कांटेक्ट करना, वैसे मैं तुम्हें और भी ज्यादा रिवॉर्ड दूंगा। अब वहाँ से आने के बाद शार्लिन पूछती है कि आपने उसे इतने ज्यादा पैसे क्यों दिए, उसने तो आपके लिए कुछ भी नहीं किया था। अब इससे पहले कि नोआ कुछ कहता हम एक बंदे को देखते हैं जो दूसरे बंदे को पीट रहा था और वो भी इस वजह से क्योंकि ये जिस आइटम को खरीदना चाहता था वो पहले ही कोई दूसरा कस्टमर रिजर्व कर चुका है। लेकिन तभी नोआ वहाँ आकर उसे रोकता है। वो शख्स नोआ को पहचान लेता है और उसे बताता है कि वो प्रिंस गिलबर्ट के हाउस होल्ड का एक मेंबर है, इसका नाम डालेम है। नोआ कहता है तुम जो यहाँ कर रहे हो वो गलत है।
डालैम कहता है, राजकुमार आप तो जानते ही होंगे कि जो लोग किसी भी हाउस होल्ड के मेंबर होते हैं उन पर सिर्फ एक ही गुना लागू होता है, वो है विद्रोह का। नोआ डालैम की बात को अच्छे से समझता है, इसीलिए वो कहता है, वो तो ठीक है, पर तुम मेरे सामने खड़े होकर बात क्यों कर रहे हो। अब इससे पहले कि डालैम को समझ पाता, शार्लीन डालैम को पकड़ लेती है। अब इसके बाद डालैम को रस्सी से बांध दिया जाता है। अब यहाँ बहुत सारे लोग थे जो डालैम से नफरत करते थे। नोआ कहता है, तुमने मेरे सामने खड़े होने की गुस्ताखी की है, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। अब इसके बाद उसकी इतनी कुटाई होती है कि वो मर जाता है, जिसके बाद नोआ कहता है, रिपोर्ट बिल्कुल वैसी ही बनवाना जैसा मैंने बताया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नोआ हाथों में हथकड़ी पहने गिलबर्ट के महल में आता है, उससे माफी मांगने के लिए। नोआ को लेने के लिए गिलबर्ट का बटलर कोयल आता है। इसके बाद नोआ फर्स्ट प्रिंस गिलबर्ट से मिलता है। गिलबर्ट कहता है, मेरे हाउस होल्ड के एक मामूली से आदमी ने एक राजकुमार के सामने खड़े होने की हिम्मत की थी, उसकी सजा तो उसे मिलनी ही थी, लेकिन तुम्हें खुद को ज्यादा गलत समझने की जरूरत नहीं है। मैंने उसे बहुत टाइम पहले अपने हाउस होल्ड से निकाल दिया था क्योंकि वो गलत काम करता था, और तुम पर गुस्सा करने के बजाय मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुमने मेरे नाम का गलत इस्तेमाल होने से मेरी रेपुटेशन को बचाया है। वैसे मैं तुम्हारी समझदारी की भी दाद देता हूँ। मैं समझ चुका हूँ कि आखिर क्यों महाराज ने तुम्हें मिनिस्टर ऑफ जस्टिस बनाया। अब इसके बाद यहाँ से जाते हैं नोआ कहता है, मेरे भाई भले ही शांत नजर आ रहे थे पर वो काफी ज्यादा फ्यूरियस थे, लेकिन वो इस वक्त मुझसे नाराजगी नहीं दिखा सकते थे क्योंकि इस वक्त महाराज मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। और क्योंकि नोआ ने एक गलती की थी, छोटे भाई होने के नाते उसने तुरंत गिलबर्ट से माफी मांगी, और बड़ा भाई होने के नाते ना चाहते हुए भी गिलबर्ट को उसे माफ करना ही था। अब इसके बाद नोआ के मेंशन में अगली सुबह नोआ से कोई मिलने के लिए आता है। डायलन बताता है कि वो शख्स मिनिस्ट्री ऑफ इंपीरियल हाउस होल्ड से आया है, और इसके बाद हम उस शख्स से मिलते हैं, इसका नाम डॉन ऑट्स है। ये नोआ से कहता है, कल आपकी समझदारी देख मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, इसीलिए मैं आपके अंडर काम करना चाहता हूँ। डॉन यहाँ नोआ को कन्विंस करता है, नोआ उसकी बात मान लेता है, जिसके बाद डॉन वहाँ से चला जाता है। नोआ कहता है, डायलन इस आदमी पर जरा नजर रखना। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि डायलन नोआ के पास रिसेंट में ज्वाइन हुए डॉन की कुछ रिपोर्ट्स लेकर आता है कि डॉन और उसके पेरेंट्स फर्स्ट प्रिंस के लिए काम करते हैं, और डॉन ने ये बात नोआ से छुपाई है। अब इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि जब कोई पर्सन किसी रॉयल्टी के लिए काम करता है तब वो लगभग हमेशा के लिए ही उसके हाउस होल्ड का एक हिस्सा बन जाता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि एक एम्प्लॉय को अपने मास्टर के रिकमेंडेशन पर अपने ही साथी एम्प्लॉय से शादी करनी पड़ती है, और फिर इनसे जो बच्चा पैदा होता है उसे भी अपने मास्टर के पेरेंट्स की सेवा करनी होती है। यानी कि दोस्तों ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट प्रिंस गिलबर्ट ने डॉन को नोआ के पास एज अ स्पाई भेजा हो। दोस्तों साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि भले से ही डॉन नोआ के लिए काम करने लगा हो, पर उसके नोआ के साथ जुड़ जाने के बावजूद भी नोआ के स्टैट्स जरा भी इंक्रीज नहीं हुए, यानी कि चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं कि डॉन एक स्पाई है। आगे डायलन बताता है कि बार्टसले स्टोर से नोआ के लिए एक लेटर आया है कि जो नोआ को ट्रेजर चाहिए था वो उन्हें मिल गया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नोआ उसी दुकानदार से मिलने के लिए जाता है, और हम देखते हैं कि वो दुकानदार नोआ के पास कोई चीज लेकर आता है, और जब इस पर से पर्दा हटाया जाता है तो ये होती है किसी कन्या की पेंटिंग। इस पेंटिंग को हुबाबा के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये कोई मामूली पेंटिंग नहीं है। इसे देखते ही नोआ समझ जाता है कि ये कर्स्ड है, जिसके बाद नोआ के सामने बिल्कुल सेम टू सेम एक और पेंटिंग लाई जाती है, और ये दूसरी पेंटिंग भी उसी दौरान बनी थी जब पहली पेंटिंग बनी थी। दोनों बिल्कुल हूबहू हैं, लेकिन जब हम इन्हें ध्यान से देखते हैं तब हमें पता चलता है कि जो कर्स्ड पेंटिंग है उसमें जो लड़की है वो साइज में बड़ी हो गई है, और फिर अगले ही पल में हम देखते हैं कि नोआ लेवियाथन से कर्स्ड पेंटिंग को काट देता है, और उसके ऐसा करने के बाद ये पेंटिंग ग्लो करने लगती है, और फिर उसके बाद उस पेंटिंग से अपनी आंखें खोलकर वो लड़की बाहर निकलती है, और ये देख दुकानदार के होश उड़ जाते हैं। और इसके बाद जो ये लड़की कहती है वो बात सिर्फ नोआ को समझ आती है। हमें जानने को मिलता है कि इस पेंटिंग को इस लड़की के खून से बनाया गया था, यानी कि इस पेंटिंग को बनाने वाले पेंटर ने इस लड़की को मार दिया था, और अब क्योंकि नोआ ने इसे आजाद किया है इसलिए अब ये नोआ की वफादार बनेगी, जिसके बाद नोआ के अर्थ लेवल के स्टेट्स थोड़े इंक्रीज हो जाते हैं, और इसके बाद हुबाबा अपनी काबिलियत दिखाती है। ये बहुत ही आसानी से उस दुकानदार का रूप ले लेती है, और दोस्तों जब हुबाबा चाहेगी तभी कोई उसे छू पाएगा, वरना कोई उसे छू नहीं सकता। अब इसके बाद नोआ हुबाबा को खरीद लेता है, ये कहते हुए कि अगर तुम्हें कोई और ऐसा ही ट्रेजर मिले तो मुझे कांटेक्ट करना। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि बायरन नोआ के पास काफी सारे बॉक्सेस लेकर आता है।
बायरन बताता है कि उसकी बेटी सिंडी को महाराज द्वारा स्पेशल फेवर मिला है और अब वो महाराज के पर्सनल अटेंडेंट्स में से एक है। और इसी का ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए बायरन नोआ के लिए कुछ तोहफे लाया है और साथ ही अगर सब कुछ सही से रहा तो कुछ ही वक्त में सिंडी ऑफिशियली महाराज की बीवी बन जाएगी। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि महाराज की बीवियों को 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट होती है अटेंडेंट्स, सेकंड होती हैं कॉन्क्यूबाइंस और जो उनसे ऊपर आती हैं वो होती हैं वाइफ्स और जो सबसे ऊपर आती है यानी कि महाराज की लीगल वाइफ विद द टाइटल ऑफ एम्प्रेस। और इनकी ये जो रैंक्स हैं वो घटती बढ़ती रहती हैं। जैसे कि महाराज जिसको ज्यादा प्यार करेंगे उसकी रैंक उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। और दोस्तों क्योंकि इम्प्रेस सिर्फ एक ही होती है इसीलिए सिंडी ज्यादा से ज्यादा एक वाइफ की रैंक तक पहुंच सकती है। लेकिन अब यहाँ मुद्दा आ जाता है पॉलिटिक्स का, यानी कि यहीं से लोग अपनी चालें चलना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लो कि कोई पर्सन सिंडी का परफ्यूम बदल दे और वहाँ ऐसा परफ्यूम रख दे जो महाराज को बिल्कुल पसंद ना हो, तो इससे तो महाराज का मूड खराब हो जाएगा ना। और इसके बाद तो महाराज सिंडी को देखने के लिए भी नहीं आएंगे। इसीलिए नोआ बायरन को एडवाइस देता है कि उसे सिंडी की मदद के लिए हर एक मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। अब बायरन के जाने के बाद नोआ जोई से कहता है कि वो ये लेटर साथ ही 10,000 रैन नोआ की माँ तक पहुंचा दे। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि नोआ को अपनी माँ को देखने का मौका बस साल में एक बार ही मिलता है और जैसे ही राजकुमार पैदा होते हैं उन्हें उनकी माँओं से अलग कर दिया जाता है। वैसे दोस्तों नोआ चाहता है कि उसकी माँ सिंडी को सपोर्ट करे। अब नोआ भी यहाँ पॉलिटिक्स का ही यूज कर रहा है, लेकिन इंपीरियल फैमिली में चीजें इसी तरह से काम करती हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा रिश्ता स्टेटस का होता है, ना कि इमोशंस का। वैसे नोआ जोई से पूछता है कि उसकी माँ कैसी है। वो बताती है कि वो नोआ की बहुत ही ऋणी है क्योंकि नोआ की वजह से ही उन्हें कैपिटल में रहने का मौका मिला है। साथ ही नोआ ने उन्हें एक अच्छा काम भी दिलवा दिया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी माँ का काम दरवाजे को खोलना और बंद करना है, लेकिन कल रात जब वो दरवाजे को बंद करने गई थी तब वहाँ उन्हें कुछ अजीब सी आवाज आई। उन्हें ऐसा लगा जैसे पैलेस के बाहर कोई हो, पर रात के अंधेरे में उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। नोआ कहता है तुमने मुझे ये बात बताकर बहुत अच्छा किया। अपनी माँ से कहना कि वो इस बारे में किसी से कोई बात ना करे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जब जोई की माँ दरवाजा बंद करने के लिए आती है तभी पीछे से कोई शख्स आकर उन्हें एक जहरीली नीडल चुभाकर मार देता है। और दोस्तों ये शख्स और कोई नहीं बल्कि डॉन था, जिसके बाद डॉन यहाँ से चला जाता है। लेकिन इसके बाद हमें पता चलता है कि वो तो जोई की असली माँ थी ही नहीं, लेकिन डॉन जोई की माँ को इसीलिए मारने आया था क्योंकि उसे ये लग रहा था कि शायद उन्होंने उस रात उसे वहाँ से भागते हुए देख लिया था। और वैसे जोई की माँ का रूप हुवावा ने लिया था। अब अपना काम करने के बाद हुवावा वहाँ से गायब हो जाती है। अब इसके बाद नोआ चाहता है कि जोई अपनी माँ को लेकर कुछ वक्त के लिए ये जगह छोड़कर चली जाए, क्योंकि अगर दुश्मन को ये लगा कि जोई की माँ अभी भी जिंदा है तब वो उन्हें मारने की कोशिश फिर से कर सकता है। इसीलिए जब तक मैं इस मुद्दे को अच्छे से सुलझा नहीं देता तुम दोनों यहाँ से दूर रहो। और दोस्तों वैसे उस आदमी पर नजर रखने के लिए नोआ ने हुवावा को लगा दिया है। शायद इन लोगों ने देख नहीं पाया होगा कि वो बंदा डॉन है। अब अगले सीन में हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉन काफी जख्मी हालत में उठता है। उसकी मरहम पट्टी हुई है और यहाँ पर नोआ भी था। डॉन को कुछ भी याद नहीं होता कि कल रात उसके साथ क्या हुआ। नोआ डॉन को बताता है कि कल रात उस औरत को मारने की रिपोर्ट जब डॉन ने अपने साथी को दे दी थी तब उसके साथी ने वहाँ चाकू से डॉन के पेट पर वार कर दिया था। क्योंकि वो अपना स्पाई का रोल अच्छे से नहीं निभा पाया इसीलिए उसे रास्ते से ही हटा दिया गया। पर नोआ ने डॉन की जान बचाई। डॉन कहता है मेरे बारे में सब कुछ जानने के बाद भी आपने मेरी जान बचाई। काश मैं शुरुआत से ही आपके लिए काम कर रहा होता। नोआ कहता है अगर तुम वफादार बन सको तो अब भी तुम मेरे लिए काम कर सकते हो, लेकिन हाँ मैं तुम्हें बता दूं कि मैं धोखा देने वालों का हश्र मौत से भी बदतर करता हूँ। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि अगर तुम मेरे वफादार रहे तब मैं भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुन डॉन रोने लगता है और वो नोआ के लिए काम करने के लिए राजी हो जाता है। और इस बार डॉन की लॉयल्टी नोआ को अपने स्टेटस पर भी दिखाई देती है। अब इसके बाद नोआ डिसाइड करता है कि वो डॉन की आइडेंटिटी को पूरी तरह से बदल देगा और फिर वो नोआ के लिए एल्मीरिया में एक लोकल गवर्नर बन जाएगा। ये सब सुन डॉन नोआ का शुक्रिया अदा करता है। साथ ही वो उसे एक बात भी बताता है कि फर्स्ट प्रिंस गिलबर्ट ने महाराज को एक तोहफा दिया है। और आगे जो डॉन बताता है वो सुन नोआ के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद नोआ तुरंत महाराज के पास पहुंचता है और महाराज से कहता है कि आपको वो शराब पीनी बंद कर देनी चाहिए जो फर्स्ट प्रिंस गिलबर्ट ने आपको तोहफे में दी है।
और जब महाराज उसकी वजह पूछते हैं तब नोआ कहता है कि जब इस शराब को एक स्पेसिफिक फूड के साथ कंज्यूम किया जाता है तब ये जहर बन जाती है और वो स्पेसिफिक फूड है ड्रैगन्स क्लॉ। और दोस्तों ये वो खाना है जो महाराज और क्राउन प्रिंस साल में एक बार एक साथ बैठकर खाते हैं और जब वो वक्त आएगा तब महाराज क्राउन प्रिंस एल्बर्ट के साथ मिलकर ड्रैगन्स क्लॉ के साथ उस शराब को पिएंगे जिससे उन दोनों की ही मौत हो जाएगी और लोगों की नजरों में ये एक एक्सीडेंट होगा। और दोस्तों यहाँ महाराज नोआ की बात पर यकीन कर लेते हैं और इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए वो नोआ की तारीफ करते हैं और फिर वो आदेश देते हैं कि फोर्थ प्रिंस हेनरी फर्स्ट प्रिंस के मेंशन की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जिसके बाद नोआ यहाँ से चला जाता है और महाराज ने जो इन्वेस्टिगेशन टीम फर्स्ट प्रिंस के मेंशन में भेजी थी उन्हें वहाँ हर एक चीज के सबूत मिल गए। यहाँ पर इल्लीगली उस जहर की टेस्टिंग की जा रही थी और गिलबर्ट ने यहाँ पर जो प्लान बनाया था वो पूरी तरह से चौपट हो जाता है। पर इसके बाद हम नोआ को देखते हैं जैसे कुछ अजीब लग रहा था कि महाराज को तो हर एक बात का पता होता है लेकिन आखिर इतनी बड़ी गंभीर बात महाराज को पता नहीं थी, कहीं ऐसा तो नहीं की। और अगले ही पल में उसके पास महाराज आ जाते हैं और हमें जानने को मिलता है कि महाराज को इन सब के बारे में पहले से पता था और उन्होंने वो शराब बिल्कुल भी नहीं पी। और अब नोआ की समझदारी देख महाराज कहते हैं मैं तुम्हें वाइस मिनिस्टर ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में अपॉइंट करता हूँ, साथ ही तुम मिनिस्टर ऑफ लॉ के रूप में भी काम करोगे, साथ ही तुम फर्स्ट आर्मी के गवर्नर जनरल भी घोषित किए जाते हो। नोआ को यहाँ पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ सौंप दी जाती हैं पर नोआ को कुछ समझ नहीं आता। साथ ही महाराज कहते हैं मुझे मानना गद्दारों के लिए इतना आसान नहीं होगा लेकिन अगर वो अपनी चाल में कामयाब हो जाते हैं तो मैं चाहूंगा कि जो भी तुम्हारे पास अब तक ओहदे आए हैं उन सब का इस्तेमाल करके अगला राजा तुम चुनो। और यही बात सुन नोआ हैरान रह जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गिलबर्ट के इस काले कारनामे का सच एल्बर्ट को पता चलता है। और दोस्तों क्योंकि गिलबर्ट ने महाराज को मारने की कोशिश की है इसीलिए इंपीरियल लॉ के मुताबिक गिलबर्ट को मौत की सजा मिलेगी। पर क्योंकि यहाँ पर उसने महाराज को मारने की एक ऐसी कोशिश की जो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाई इसीलिए अब उसे बीच में से नहीं काटा जाएगा बल्कि अब महाराज अपने मुताबिक जब चाहे तब गिलबर्ट को मौत की सजा सुना सकते हैं। अब नोआ ने इस बात को इस तरह इसीलिए कहा है क्योंकि मानो या ना मानो महाराज अपने सभी बेटों से बहुत प्यार करते हैं और वो नहीं चाहेंगे कि अपनी ही औलाद को मारने का आदेश उन्हें खुद देना पड़े। इसीलिए अब हम ऐसा मानकर चल सकते हैं कि गिलबर्ट को सिर्फ उम्र कैद होगी। पर यहाँ एल्बर्ट चाहता था कि महाराज को मारने की कोशिश करने वाले को मौत की सजा जल्द से जल्द मिलनी चाहिए इसीलिए महाराज इस मामले को एल्बर्ट के हाथों में सौंप देते हैं। अब एल्बर्ट के जाने के बाद महाराज कहते हैं वाकई तुम काफी होशियार हो, हर एक मामले के बारे में काफी ज्यादा सोचते हो। पर्सनली मैं गिलबर्ट की सारी जागीर तुम्हें सौंपना चाहूंगा। पर नोआ कहता है कि अभी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए वरना बाकी के राजकुमार ऐसी ही दूसरी जागीरों को पाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। महाराज नोआ की बात को अच्छे से समझ जाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है इस बार मैं तुम्हें कोई इनाम नहीं दूंगा लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपने फ्यूचर वाइफ के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। अब दोस्तों इंपीरियल में जो शादियां होती हैं वो पूरी तरह से पॉलिटिकल मुद्दों को नजर में रखते हुए होती हैं कि किससे शादी करने पर इन्हें ज्यादा फायदा होगा। महाराज कहते हैं मेरे अंकल द लाइटनिंग प्रिंस की पोती के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे लगता है कि अगर तुम उससे शादी करोगे तो तुम्हारा बच्चा बहुत ही ज्यादा होशियार होगा, तुमसे भी ज्यादा होशियार। नोआ महाराज की बात को समझते हुए हामी भर देता है। अब नोआ के जाने के बाद फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आकर कहते हैं कि सच में राजकुमार नोआ हमेशा मुझे आश्चर्यचकित कर देते हैं। इन्होंने तो अपनी होने वाली बीवी का नाम और उसकी उम्र तक नहीं पूछी। और दोस्तों महाराज ने यहाँ पर कुछ सोचा हुआ है कि नोआ की शादी के बाद अगर इनका लड़का होता है और अगर वो नोआ की तरह ही समझदार और बहादुर निकलता है तो महाराज उसे अपना सक्सेसर चुनेंगे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि नोआ डॉन को बुलाता है और वो उसे बताता है कि गिलबर्ट को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया है, यानी कि अब डॉन को अपना नाम बदलकर कैपिटल छोड़कर जाने की कहीं जरूरत नहीं है। और क्योंकि डॉन ने नोआ को एक सीक्रेट बात बताई है इसीलिए नोआ डॉन को 10,000 रैन का इनाम देगा। डॉन कहता है आप सच में बहुत अच्छे हैं, आप चाहे मुझे जहाँ पर भी अपॉइंट करें मैं हमेशा आपका आदेश मानूंगा। अब इसके बाद नोआ जोई से कहता है कि अब उसकी माँ की जान को भी कोई खतरा नहीं है, वो भी वापस आकर अपना काम कर सकती हैं। अब इसके बाद हम नोआ को गिगी के साथ मार्केट में देखते हैं। तभी इन्हें एक जगह पर भीड़ नजर आती है। यहाँ हम देखते हैं कि एक लड़की होती है जो यहाँ सभी को चैलेंज कर रही थी कि सिर्फ 3 रैम देकर मुझे चैलेंज करो और अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी बीवी, गुलाम, लवर, तुम जो चाहोगे वो बन जाऊंगी।
अब लड़की की बात सुन, एक हट्टा कट्टा आदमी आता है, पर हम देखते हैं कि वो लड़की उस आदमी को बहुत ही आसानी से हरा देती है, जिसके बाद उस बेचारे को यहाँ से बेइज्जत होकर भागना पड़ता है। अब इसके बाद वो लड़की एक एक करके यहाँ मौजूद कई सारे मर्दों को बड़ी आसानी से हरा देती है, जिसके बाद कोई भी उस लड़की को चैलेंज करने की हिम्मत कर ही नहीं पाता। लेकिन इसके बाद एक बंदा आता है और वो बंदा यहाँ इस लड़की पर हमला करके इसे हरा देता है। लेकिन तभी नोआ सामने आकर बताता है कि इस बंदे ने इस लड़की के ऊपर कोई नीडल मारी है, जिस वजह से ये लड़की बेहोश हो गई है। और जब ये आदमी ये बात मानने से इनकार करता है, तब नोआ अपनी पावर का यूज करके इसके उस साथी को सामने ले आता है जिसने उस लड़की के ऊपर वो नीडल मारी थी। अब गुस्से में आकर वो बंदा नोआ के ऊपर ही हमला कर देता है, पर नोआ अपनी तलवार से बहुत ही आसानी से उसे हरा देता है, उसके कपड़े भी फाड़ देता है, जिसके बाद बेइज्जत होकर वो आदमी यहाँ से भाग जाता है। अब इसके बाद जब उस लड़की को होश आता है, वो अपने सामने नोआ को पाती है। उसे जानने को मिलता है कि नोआ ने उसकी जान बचाई है। नोआ उससे पूछता है कि वो इस तरह रास्ते पर उन लोगों को चैलेंज क्यों कर रही थी। ये लड़की बताती है कि ये यहाँ नाइट सिलेक्शन एग्जाम में हिस्सा लेने आई थी, लेकिन इससे ये कह दिया गया कि इसकी स्किल्स इतनी बेहतर नहीं है। नोआ कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने अपनी आंखों से तुम्हारी काबिलियत देखी है। वो लड़की बताती है कि मैंने भी यही बात कही। और इसके बाद इस साल के जज 10th प्रिंस ने इस लड़की को अपने पास बुलाया और कहा कि वो उसकी मदद कर सकते हैं, पर बदले में उन्हें भी कुछ चाहिए। और समझ जाओ कि वो दलाल उस लड़की से क्या मांग रहा था। अब ये जान नोआ इस लड़की को 100 रैन देता है और कहता है कि अगले साल के नाइट सिलेक्शन एग्जाम तक के लिए इतने पैसे काफी होंगे, तुम यहीं कैपिटल में रह सकती हो। वो लड़की पूछती है कि आप मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हैं। नोआ कहता है मैंने तुम्हारी स्किल्स देखी हैं और तुम ही चाहती हो ना कि तुम अपनी काबिलियत के दम पर एक नाइट बनो, ना कि अपने हुस्न के दम पर। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो घटिया आदमी यहाँ नोआ से बदला लेने आता है अपने कई सारे साथियों के साथ, और यहाँ उसका बॉस भी आया हुआ था। अब नोआ इनसे लड़ने के लिए अपनी फायर पावर को एक्टिवेट कर लेता है, और इसके बाद जब ये लोग उस पर हमला करते हैं, तब वो इन लोगों की धुलाई करने लगता है। और इसी तरह वो बहुत ही आसानी से इस बंदे तक भी पहुंचकर इसके मुंह को ही जला देता है। ये लड़की यहाँ पर नोआ की काबिलियत से दंग रह जाती है। अब यहाँ जो उन लोगों का बॉस था, ये 10th प्रिंस का नाइट है, और ये नोआ के सामने झुक जाता है और उससे रहम की भीख मांगता है। जब उस लड़की को ये पता चलता है कि नोआ कौन है, वो दंग रह जाती है। नोआ इस नाइट से कहता है तुमने मुझ पर हमला नहीं किया, इसलिए मैं इस बार तुम्हें जाने देता हूँ। वैसे जो ये जितने लोग थे, इन्हें सजा देने का काम अब तुम्हारा है। लेकिन इसके बाद यहाँ हम एक बंदे को देखते हैं जो कहता है वाह, काबिल तारीफ, तुम सच में बहुत ही ज्यादा लाजवाब हो। नोआ की नजर इस आदमी के गोल्डन कोट पर जाती है और नोआ अगले ही पल में इस आदमी के सामने आकर झुक जाता है, क्योंकि दोस्तों ये होते हैं इंपीरियल हाइनेस द लाइटनिंग प्रिंस इंदिरा अरारत। दोस्तों जब शुरुआती टाइम पर महाराज को राजगद्दी मिली थी, तब इतने बड़े शासन को संभालने में उनका साथ दिया लाइटनिंग प्रिंस इंदिरा अरारत ने, और उनकी काबिलियत की वजह से उन्हें लाइटनिंग का टाइटल भी मिला। अब इसके बाद ये एक साथ बैठकर बात करते हैं। इंदिरा कहते हैं तुम मेरे बारे में जानते हो, मतलब तुम ये भी जानते ही होगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं देखना चाहता था कि कौन है वो जिसको मेरी पोती के लिए महाराज ने रिकमेंड किया है। नोआ पूछता है तो क्या मैं आपके स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरा? वो कहते हैं हाँ, लेकिन अगर तुम में मुझे जरा सी भी कमी नजर आती तो मैं तुमसे अपनी पोती की शादी नहीं होने देता, भले ही फिर ये महाराज के आदेश की गुस्ताखी क्यों ना होती, क्योंकि मैं अपनी पोती से बहुत प्यार करता हूँ और एक ऐसा लड़का ढूंढना जो उसका जिंदगी भर ख्याल रखे मेरा फर्ज बनता है। और इसके अगले ही पल में नोआ को एक अजीब सा प्रेशर महसूस होने लगता है, और ये प्रेशर था इंदिरा का। नोआ लेवियाथन के जरिए यहाँ पर काउंटर अटैक कर सकता था, पर वो यहाँ कुछ नहीं करता। इंदिरा नोआ को समझ जाता है और हंसते हुए कहता है तुम वाकई लाजवाब हो। और इसके बाद इंदिरा नोआ के सिर पर हाथ रखकर कहते हैं तुम मुझे पसंद आए बच्चे, मेरी पोती का अच्छे से ख्याल रखना। और इसके बाद वो अपने सामने पैसों की बारिश करते हुए कहते हैं यहाँ सभी को शराब पिलाई जाए, जो जितनी पीना चाहता है उतनी पिए। और यहाँ इंदिरा नोआ को एक एंगेजमेंट गिफ्ट भी देते हैं, और ये भी एक स्पेशल वेपन है लेवियाथन की तरह। नोआ खुद को एक अजीब सी जगह पर पाता है, ये काफी सुंदर जगह होती है। तभी नोआ की ओर दौड़ते हुए एक अजीब सा बुल आता है। नोआ इसका सामना करने के लिए लेवियाथन को निकालता है, और एक वार करके वो इस बुल को हरा देता है, जिसके बाद नोआ का स्टेटस इंक्रीज हो जाता है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि ये है बेहमत, और अब से ये भी नोआ का एक वेपन है।
और इसके बाद हम देखते हैं कि अंगूठी पहनने के बाद नुआ जिस चीज को छूता है वो सोने में बदल जाती है। और यही देख इंदिरा कहते हैं, वाह क्या बात है, मैं बहमत को जीत नहीं सका पर तुम जीत गए। और इसके बाद नुआ बहमत को सम्मान करता है, ये छोटा वाला बहमत। आगे नुआ बताता है कि वो इनकी फाइट करवा के इनके बारे में और चीजें जान सकता है, इन्हें और ताकतवर बना सकता है। इसके बाद नुआ रिंग ऑफ फ्लेम, लूथियर, लेवियाथन और हुबाबा इन चारों को सम्मान करता है, जिसके बाद यहाँ बहुत तेज रोशनी चमकने लगती है। और फिर जो होता है वो देख नुआ के भी होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद नुआ खुद को एक अलग ही जगह पर पाता है। और यहाँ पर नुआ की ये तीनों ताकतें आपस में बात करते हुए कहती हैं कि पूरे 1000 साल के बाद हम सभी फिर से एक साथ आए हैं। और यहाँ नुआ पहली दफा को इनकी आवाजें सुन पा रहा था। और यहाँ हमें जानने को मिलता है कि इनका एक और साथी है, मतलब इन्हीं की जैसी एक और ताकत। जिसके बाद नुआ जरा होश में आता है। और दोस्तों, नुआ ने जैसी आवाजें सुनी, यहाँ मौजूद सभी लोगों ने वैसी आवाजें सुनी थी। और इन सभी को लग रहा था कि ये आवाज स्वयं भगवान की थी। इंदिरा भी कहते हैं, मैंने भी वो आवाजें सुनी बच्चे, वाकई आज बहुत खुशी का दिन है। जिसके बाद नुआ जीजी से कहता है कि यहाँ मौजूद सभी लोगों को 10-10 रेन के सिक्के बांटे जाएं, जिससे यहाँ मौजूद लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और इसके बाद जीजी सभी लोगों को सिक्के बांटने लगती है। सभी लोग यहाँ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और यही देख ये मोहतरमा नुआ से कहती है, राजकुमार मैं आपके ये पैसे लौटाकर आपकी नाइट बनना चाहती हूँ। नुआ कहता है, नहीं, क्योंकि जैसे तुम बात कह रही हो कि तुम पैसे लौटाकर मेरी नाइट बनना चाहती हो, ये सेकंड रेट के नाइट्स करते हैं। जो फर्स्ट रेट के नाइट होते हैं वो मदद लेने से हिचकिचाते नहीं हैं, बल्कि उस मदद के बदले वो अपने मालिक के प्रति और भी ज्यादा डिवोटेड होते हैं। नुआ की ये बात सुन मोहतरमा समझ जाती हैं कि उन्हें क्या करना है। और फिर वो यहाँ से चली जाती हैं। और फिर थोड़ी ही देर में यहाँ खुद महाराज आते हैं। महाराज के आते ही ये दोनों भी उनके सामने झुक जाते हैं, और इनके साथ साथ बाकी के लोग भी जो यहाँ मौजूद थे। महाराज कहते हैं, आपको इतना फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है अंकल, खड़े होइए। अब यहाँ हम देखते हैं कि नुआ अपनी इन अनोखी ताकतों का इस्तेमाल करके यहाँ सेंस कर लेता है कि यहाँ कोई दुश्मन तो नहीं है। अब एक साथ बैठकर इंदिरा कहते हैं, ये बच्चा वाकई काबिल तारीफ है। महाराज कहते हैं, हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो इसे द वाइस प्रिंस का टाइटल मिला है। वैसे इसके अलावा ये अपनी पहली लड़ाई बिल्कुल अकेले लड़ना चाहता है। सभी लोग ये जान हैरान हो जाते हैं कि क्या अकेले, पर अपनी पहली लड़ाई के लिए बाकी के राजकुमार अपने साथ कुछ सेना लेकर जाते थे। महाराज नुआ की और तारीफ करते हुए कहते हैं, ये लड़का बहुत आसानी से कॉम्प्लिकेटेड चीजों को समझ लेता है। इंदिरा कहते हैं, अरे ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। महाराज कहते हैं, इसी वजह से तो तुम और तुम्हारी बीवी के बीच इतने झगड़े होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इंदिरा और महाराज एक बग्घी में बैठ जाते हैं और नुआ बाहर होता है। और घोड़ा गाड़ी के अंदर हम देखते हैं कि महाराज इंदिरा से कुछ कहते हैं, मुझे लगता है कि क्राउन प्रिंस राजगद्दी के लायक नहीं है। मैंने बहुत इंतजार किया ये सोचते हुए कि वो सीख जाएगा, पर अब मैं समझ चुका हूँ कि ये मुमकिन नहीं, क्योंकि उसने गिलबर्ट के साथ वैसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। दोस्तों, नुआ ने तो ऐसी अरेंजमेंट की थी कि गिलबर्ट को बस उम्र कैद की सजा होती, पर एल्बर्ट गिलबर्ट को जीते हुए नहीं देखना चाहता था। इंदिरा कहते हैं, मुझे भी यही लगता है कि अगर वो एक राजा बनता है तब वो प्रजा में अमन और चैन नहीं बना पाएगा, और सबसे पहले वो अपने रास्ते से हेनरी, ऑस्कर और नुआ को हटाएगा। लेकिन अगर वो राजा नहीं बनेगा तो तुम किसे राजा बनाओगे? महाराज कहते हैं, मैं नहीं जानता, और यही मुझे समझ भी नहीं आ रहा। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं अपने डिसीजन की अनाउंसमेंट नहीं कर सकता। नुआ ये सब बातें सुन रहा था। वो महाराज को एडवाइस देता है कि उन्हें जनता के सामने सिर्फ ये कहना चाहिए कि उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है, और उनके उत्तराधिकारी का नाम उनकी वसीयत पर लिखा जाएगा, और वो वसीयत महाराज अपने अंदर छुपाएंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर महाराज के ऊपर उनके वारिस का नाम लिखा होगा तब उस नाम को कोई भी गद्दार चाहकर भी छुपा या बदल नहीं पाएगा। महाराज को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। अब इसके बाद पैलेस में हमें 2 पुजारियों को देखते हैं। एक होता है क्रूज, और उसके दूसरा वाला पुजारी ये ना सुन सकता है और ना ही कुछ पढ़ सकता है और ना ही कुछ बोल सकता है, इसीलिए यही यहाँ मौजूद रहेगा, और क्रूज यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद नुआ महाराज से ये भी कहता है कि उन्होंने जितनी भी जिम्मेदारियाँ या ओहदे नुआ और प्रिंस हेनरी को दिए हैं वो उन्हें वापस ले लेने चाहिए। दोस्तों, ये काफी अच्छा आइडिया होता है ताकि कोई भी राजकुमार अपनी किसी भी तरह की पावर का गलत इस्तेमाल न कर पाए। अब इसके बाद महाराज खुद से 2 लेटर लिखते हैं, एक नुआ के लिए और एक हेनरी के लिए, जो कि उनके डायरेक्ट ऑर्डर्स हैं।
जिसके बाद इंदिरा कहती हैं, लेकिन तुम क्राउन प्रिंस को अपना वारिस होने से कैसे हटाओगे? नोआ कहता है, महाराज अपनी मर्जी से अपना उत्तराधिकारी चुन सकते हैं और महाराज के डिसीजन पर कोई भी नहीं बोल सकता। और यहाँ पर महाराज कुछ ऐसा कर सकते हैं कि एल्बर्ट इस लायक नहीं है कि महाराज उसे राजगद्दी सौंप पाए। तो फिर भले ही एल्बर्ट क्राउन प्रिंस ना रहे, पर वो एक प्रिंस जरूर रहेगा। दोस्तों, महाराज ने पूरी तरह से एल्बर्ट से उम्मीदें छोड़ दी हैं। एल्बर्ट उनका सक्सेसर बनने के लायक नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि महाराज शायद से अपनी वसीयत वगैरह कुछ लिखने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर महाराज को भी अपने बेटे के साथ ऐसा करते हुए काफी बुरा लग रहा था। यही देख नोआ कहता है कि महाराज, आप जो लिख रहे हैं उसे बार बार मत सुधारिए, ताकि ये एक ऑफिशियल रिकॉर्ड बन जाए। जिसके बाद जब ये सामने आए तो एल्बर्ट भी देख पाए कि उसके पिता के दिल में उसके लिए कितना प्यार है। महाराज नोआ की एडवाइस को मान लेते हैं और इसके बाद रॉयल मुहर लगाकर सब कुछ फाइनल कर देते हैं। लेकिन जैसे ही ये पुजारी वसीयत लेकर जा रहा होता है, नोआ उसे रोक लेता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि ये पुजारी लिख पढ़ सकता है। वो पुजारी भागने की कोशिश करता है, पर नोआ उसे बेहोश कर देता है। अब इसके बाद जब क्रूज यहाँ आता है, तब वो महाराज से यहाँ पे माफी मांगता है। अब दोस्तों, यहाँ पर उस पुजारी की सजा मौत होगी, लेकिन उसे मारने से पहले ये लोग उससे उगलवा सकते हैं कि आखिर वो किसके लिए काम कर रहा था। पर यहाँ नोआ को इस बात का डर होता है कि कहीं वो शख्स एल्बर्ट ना निकले या फिर कोई और राजकुमार। और क्योंकि क्रूज ने यहाँ थोड़ी लापरवाही बरती है, इसीलिए उसकी 6 महीने की आधी तनख्वाह काटी जाएगी। अब अगले सीन में हमें पता चलता है कि उस पुजारी का एग्जीक्यूशन हो चुका है और महाराज समझते हैं कि इसके पीछे उनके किसी न किसी बेटे का हाथ है। और इसके बाद महाराज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर से लेवियाथन के बारे में बात करते हैं कि वो 4 सेजेस में से एक है, जिसने आज से 1000 साल पहले सिल्वर एज में अपनी ताकतें एम्परर को दी थी। और अब लेवियाथन अपनी ताकतों से नोआ की मदद कर रहा है। नोआ में पोटेंशियल है, अब देखते हैं कि वो कितना ग्रो करता है। अब यहाँ से जाते हुए नोआ कुछ परेशान सा होता है। दोस्तों, ये लोग यहाँ से सीधा जा रहे हैं क्राउन प्रिंस एल्बर्ट के मैंशन में। अब इसके बाद नोआ एल्बर्ट के मैंशन में पहुँचता है। एल्बर्ट कहता है, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, मुझे लगा नहीं था कि मिनिस्टर प्रिंस ऑफ जस्टिस इतना पॉपुलर होने के बाद मुझसे मिलने आएगा। अब चलो, इतना फॉर्मल भी मत हो, हम भाई हैं। इसके बाद एल्बर्ट पूछता है कि कहाँ बैठकर बात करना चाहोगे। नोआ कहता है, मैंने आपके गार्डन के बारे में बहुत सुना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्बर्ट नोआ को अपना ब्यूटीफुल गार्डन दिखाता है और यहाँ नोआ को एक पेड़ बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। एल्बर्ट कहता है, अगर तुम्हें ये इतना पसंद आया है तो मैं एज अ गिफ्ट तुम्हें ये भिजवा दूंगा। वैसे ये एक दूसरा गिफ्ट होगा जो मैं तुम्हें दूंगा। वो लेवियाथन सॉर्ड जो मैंने तुम्हें दी थी, उसे तुम्हें देने के बाद मुझे एक बात समझ आई कि ग्रेट पावर सही लोगों के हाथों में ही बिलोंग करती है। नोआ कहता है, जल्द ही गर्मियाँ आने वाली हैं। महाराज गर्मी से बचने के लिए इस साल फिर से सर्दीले इलाकों की ओर ट्रैवल करेंगे, लेकिन इस साल वो आपको अपने साथ ले जाना चाहते हैं। जिसके बाद हमें जानने को मिलता है कि हर साल जब भी महाराज गर्मियों से बचने के लिए सर्दीले इलाकों की ओर जाते थे, तो उनकी जगह पर क्राउन प्रिंस ही राज्य का शासन करता था। अब एल्बर्ट के पूछने पर नोआ बताता है कि महाराज आपको कुछ शासन के नियम सिखाना चाहते हैं, इसीलिए वो आपको इस बार अपने साथ ले जाना चाहते हैं। आखिर महाराज जैसा राजा सदियों में बस एक बार ही पैदा होता है, इसीलिए वो आपको सब कुछ सिखाना चाहते हैं। पर दोस्तों, असल बात तो ये है कि महाराज एल्बर्ट को अपने साथ इसीलिए ले जाना चाहते हैं ताकि वो एल्बर्ट को अपनी नजरों के सामने रख सकें, यानी कि उस पर नजर रख सकें। और एक और वजह ये भी है कि एल्बर्ट अपने पिता की भावनाओं को समझ सके। ये सब सुन एल्बर्ट यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद नोआ एलिस के कॉन्सर्ट में आता है। अपनी परफॉर्मेंस से पहले एलिस नोआ को ग्रीट करने के लिए आती है और दोस्तों, एलिस अपने गाने से नोआ को खुश करना चाहती है, इसीलिए अब वो अपनी परफॉर्मेंस के दौरान अपने पूरे दिल से नोआ के लिए गाना गाती है। अब इसके बाद हमें काफी सारी चीजें दिखाई जाती हैं, जैसे कि टाउन में कितनी खुशहाली है, किस तरीके से बाकी के राजकुमार अपना काम कर रहे हैं और किस तरह से बाकी की चीजें हो रही हैं। अब अगले सीन में जब नोआ अपने मेंशन में था, तभी जोई उसे बताती है, इतनी देर रात आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफ करना, पर एक औरत आपसे मिलने के लिए आई है। नोआ कहता है, उसे अंदर आने दो। और इसके बाद यहाँ पर वो लड़की आती है, इसका नाम ओलिविया है। और अब ये लड़की नोआ को एक जानकारी देती है कि क्राउन प्रिंस एल्बर्ट अपनी सेना के साथ महाराज के खिलाफ जाने वाले हैं ताकि वो राजगद्दी हासिल कर सकें। ये बात सुन नोआ पूछता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन कैसे कर लूं। वो बताती है कि वो कोयल की बेटी है, गिलबर्ट हाउसहोल्ड के बटलर की बेटी, मतलब ये 2 सर्वेंट्स की औलाद है। और ऐसे सर्वेंट्स के जो बच्चे पैदा होते हैं वो बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं। दोस्तों, जब एल्बर्ट ने गिलबर्ट को एग्जीक्यूट कराया, तब से
ओलिविया अपने मास्टर का बदला लेना चाहती थी। फिर उसने अपने शरीर का इस्तेमाल करके एल्बर्ट के हाउस होल्ड में एंट्री ली, जहाँ उसे ये बात पता चली कि एल्बर्ट खुद एक क्राउन प्रिंस होते हुए राजगद्दी को हथिया लेगा, ताकि उसके पिता उसे डिसइनहेरिट कर ही ना पाए। जिसके बाद ओलिविया कहती है, राजकुमार आप मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे, पर प्लीज क्राउन प्रिंस एल्बर्ट को रोक लीजिए। यह सुन नोआ कहता है, ठीक है, वैसे तुम जो काम गिलबर्ट हाउस होल्ड में किया करती थी तुम यहाँ भी वही करोगी। इसके अलावा तुम्हें कुछ भी स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर नोआ की दरिया दिली देख ओलिविया कसम खाती है कि वो हमेशा नोआ की वफादार रहेगी, जिससे नोआ का स्टेटस थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। अब इसके बाद नोआ जाते हुए कहता है, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम सब यहीं रहना। नोआ को इतना सीरियस देख जोई कहती है, हम आपके लौटने का इंतजार करेंगे मास्टर। जिसके बाद नोआ यहाँ से निकल पड़ता है। अब इसके बाद नोआ एक घोड़े पर सवार होकर यहाँ से निकल पड़ता है। दूसरी ओर मिलिट्री अफेयर्स में एल्बर्ट ने 1000 सैनिकों की सेना को इकट्ठा कर लिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एल्बर्ट अपने सैनिकों को यहाँ एक मोटिवेशनल स्पीच देने लगता है। वो इन सैनिकों को समझाता है कि महाराज बहुत बूढ़े हो गए हैं और उनके आसपास जो लोग हैं वो उनके वफादार नहीं हैं, वो बस महाराज का फायदा उठा रहे हैं। वो अंदर ही अंदर से हमारे राज्य को खोखला करना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इस राज्य को गद्दारों के हाथ नहीं लगने दूंगा और इसमें तुम सबको मेरा साथ देना होगा। ये बातें सुन सैनिकों में जोश आ जाता है, लेकिन तभी यहाँ नोआ आता है और वो अपने भाई को समझाता है कि प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आप अपने हाथों अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर लेंगे। एल्बर्ट कहता है, तो तुम क्या चाहते हो, मैं कुछ ना करूं और अपने हाथों पे हाथ धरा ये सब देखता रहूं जो मेरे साथ हो रहा है। पर नोआ कहता है कि आप महाराज की भावनाओं को नहीं समझते। वो जानते हैं कि अब तक आपने क्या क्या किया है, पर उन्होंने किसी भी बात को लोगों की नजरों के सामने नहीं आने दिया। महाराज चाहते हैं कि आप जिंदा रहें, एक अच्छी जिंदगी जिए। पर एल्बर्ट कहता है, तुम जानते हो मैंने कितना इंतजार किया है, पूरे 35 साल। हर दिन उस दिन के आने का इंतजार किया है जब महाराज मुझे राजा बनाएंगे, उस दिन का इंतजार जिस दिन मैं राजगद्दी पर बैठूंगा। पर महाराज उन्हें किसी की चिंता नहीं, वो बस राजगद्दी को अपने पास रखना चाहते हैं। दोस्तों, नोआ अपने भाई की बातों को समझता है। जैसे नोआ खुद एक राजकुमार है, एक राजकुमार के रूप में पैदा होना बड़ी खुशकिस्मती वाली बात है। एक राजकुमार अपनी मर्जी से लगभग सारी चीजें कर सकता है, पर उसका भाई एल्बर्ट जो एक क्राउन प्रिंस के रूप में पैदा हुआ, पर अब उसके स्टेटस को घटाया जा रहा है, जो उसके लिए मौत से ज्यादा बदतर है। पर इसके बावजूद भी नोआ एल्बर्ट को रोकेगा और अब इसीलिए एल्बर्ट नोआ को पकड़ने का आदेश दे देता है। सो अब नोआ भी अपनी तलवार निकालकर उनका सामना करने लगता है। पर यहाँ पर 1000 सैनिक हैं। कुछ का सामना करते हुए ही नोआ यहाँ हाँफने लगता है, लेकिन तभी एक आवाज नोआ से कहती है, उस ताकत को बुलाओ जो तुम्हारी है। और इसके बाद अब नोआ सम्मन करता है बहामुत को। हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर टाइप, ये पता नहीं वेपन है शायद, आ चुका है, जो देख यहाँ मौजूद सभी सैनिक और एल्बर्ट भी घबरा जाते हैं। और इसके बाद ये मॉन्स्टर यहाँ मौजूद सभी सैनिकों को जलाने लगता है अपनी आग में। पर नोआ आदेश देता है कि किसी भी सोल्जर को मत मारो, जिसके बाद वो मॉन्स्टर गायब हो जाता है। और जो कुछ अभी हुआ उसे देख एल्बर्ट अभी भी तंग रहता है। अब नोआ कहता है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, पर मैं यहाँ आपको कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि अगर महाराज के किसी भी बेटे को कुछ भी हुआ तो इससे महाराज को बहुत दुख होगा, पर ये जहर पीकर आप खुद को मार सकते हैं। एल्बर्ट कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? पर नोआ कहता है कि अगर मैंने आपको मारा तो आपका परिवार, आपके सबऑर्डिनेट्स, आपके सभी साथियों को गद्दार समझकर फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने खुद को मार लिया तो लोगों को यही लगेगा कि आखिरी पल पर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसीलिए आपने अपनी जान ले ली, जिसके बाद आपके परिवार और आपके साथियों को कुछ नहीं होगा और आपका सबसे बड़ा बेटा आपका वारिस बन जाएगा। एल्बर्ट यहाँ अपने साथी 2 भाइयों से नोआ को पकड़ने के लिए कहता है, पर वो दोनों एल्बर्ट को ही पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि नोआ सही कह रहा है, उसको आपके परिवार और आपके सबऑर्डिनेट्स की चिंता है, पर आपको तो अपने ही साथियों की कोई चिंता नहीं। लेवियाथन पर लगी सील को हटाते हुए पूरे 120 लोगों की जान गई थी, पर आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे दोस्तों, ये दोनों एल्बर्ट के भाई नहीं, उसके नाइट जनरल्स हैं। वैसे जिन 120 लोगों की जान गई उनमें इनमें से एक का भाई और इनमें से एक का बाप था। अब इसके बाद नोआ ओलिविया को बुलाता है और उसे जहर दे देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये नाइट्स एल्बर्ट का मुंह पकड़ लेते हैं और ओलिविया एल्बर्ट के मुंह में जहर डाल देती है, जिसके थोड़ी ही देर बाद एल्बर्ट खून की उल्टी कर देता है। वो मन में कहता है,
मैंने इस राजगद्दी के लिए पूरे 35 साल इंतजार किया है और इतने इंतजार के बाद आखिर में मुझे क्या मिल रहा है? मौत। जिसके बाद एल्बर्ट की मौत हो जाती है और इसके बाद ये तीनों BKL MMC नोआ से कहते हैं कि हमारे राजकुमार ने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली है। और इसके बाद नोआ मादर, भाई पता नहीं मेरा मूड खराब हो गया है, प्लीज तुम लोग मुझे माफ कर देना। इसके बाद ये BKL यहाँ अपना जस्टिस दिखाता है और कहता है कि हाँ उसके भाई ने विद्रोह किया पर एट द एंड अपनी ही जान ले ली पछतावे में आकर। साथ ही उसके जो साथी हैं उन्होंने इसका विद्रोह किया, इसलिए उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा। और अब वो दो बहन के पकौड़े नोआ के ही वफादार बन जाते हैं, जिससे नोआ का स्टेटस अप हो जाता है। अब दूसरी ओर हम महाराज को देखते हैं, जिनके पास फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आते हैं। महाराज पूछते हैं तो आखिर क्या हुआ? वो बताते हैं कि जब हमें उस बात की खबर मिली थी उसी टाइम पर नोआ को भी उसी बात की खबर मिल गई थी, जिसके बाद वो सीधा उसी जगह पर गया और क्राउन प्रिंस ने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली है। ये सुन महाराज कहते हैं जरा कुछ वक्त के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। और इसी तरह दोस्तों फर्स्ट प्रिंस गिलबर्ट और सेकंड क्राउन प्रिंस एल्बर्ट ये दुनिया छोड़कर चले गए। और फिर इसी तरह एक लंबा वक्त गुजर जाता है और हम देखते हैं कि एक लड़की अपनी छोटी बहन को नोआ की ही ये कहानी सुना रही थी। उसकी बहन कहती है वाह दीदी ये राजकुमार तो कमाल के हैं, वैसे फिर क्या हुआ? वो लड़की कहती है आगे क्या हुआ वो तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि आगे की कहानी अभी बाकी है। अब इसके 3 साल बाद हम देखते हैं कि अब जोई हेडमेड बन चुकी है और हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे तोहफे आ रहे हैं, क्योंकि नोआ का 15वां जन्मदिन आ रहा है। और इसके बाद हमें कई सारे लोग दिखाए जाते हैं जो नोआ के लिए काम करते हैं। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है नोआ जो अब बड़ा हो चुका है और यहाँ पर वो अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था। अब इसके बाद नोआ के पास यही लड़की आती है और दोस्तों ये लड़की लाइटनिंग प्रिंस इंदिरा की पोती है, जिसके साथ नोआ की शादी तय हुई थी और इसका नाम ऑड्रे है। अब इसके बाद ये और नोआ एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं और इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि जल्द ही ऑड्रे का भी 15वां जन्मदिन आएगा और इसके बाद वो अपना पुराना सरनेम छोड़ देगी और उसे एक नया सरनेम मिलेगा, अपने हस्बैंड का सरनेम, यानी कि नोआ का सरनेम, यानी कि फिर वो ऑफिशियली नोआ की वाइफ बन जाएगी। अब इसके बाद हम लाइटनिंग प्रिंस इंदिरा को देखते हैं, जिन्होंने कुछ देर पहले महाराज से बात की थी। और अब हमें अगले राजा के 3 कैंडिडेट बताए जाते हैं। पहले हैं 4th प्रिंस हेनरी, सेकंड है 8th प्रिंस ऑस्कर और तीसरा है वो जिससे महाराज को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, और वो कोई नहीं हमारा नोआ है। और इसके बाद हम नोआ को कहीं जाते हुए देखते हैं। अब यहाँ लाइटनिंग प्रिंस कहता है वैसे मुझे तो पूरा यकीन है कि वो लड़का ही अगला राजा बनेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नोआ ऑड्रे को बाय बाय कहकर यहाँ से चला जाता है। और दोस्तों इसी के साथ हमारी इस कहानी का अंत होता है। वैसे अब मुझे तुम कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये कहानी कैसी लगी। पर्सनली मुझे ये कहानी ठीक ठाक लगी और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके हाइप जरूर कर देना, प्लीज लाला कर देना। एंड जल्दी मैं बहुत सारे न्यू वीडियोस लेकर आने वाला हूँ, तो उन्हें देखने के लिए भी तैयार रहना। तो अब मैं मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।